आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मानसी दवे और शरद दुबे और आप देख रहे हैं पावर ट्रीट। बाजार में कल हमने शानदार रिबाउंड का सत्र देखा। निफ्टी में 225 अंकों की तेजी, निफ्टी बैंक की बात करें 500 अंकों का उछाल। हालांकि आज सुबह सुबह जो संकेत हैं ग्लोबल बाजारों से वो थोड़े सुस्ती के ही इशारा कर रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी भी है करीब 30 अंक नीचे। टैरिफ की बात करें, भारत को लेकर कोई नया अनाउंसमेंट तो नहीं है, लेकिन चीन और अमेरिका के बीच में टैरिफ ट्रूस हो गया है 90 दिनों के लिए, यानी कि जो अतिरिक्त टैरिफ है चीन पर वो अब 90 दिनों तक नहीं लगेगा। दोनों देश बातचीत करेंगे और अपने जो इश्यूज हैं उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाजार की नजर है 15 अगस्त को होने वाली ट्रंप और पुतिन की बैठक पर, जो कि अलास्का में होने वाली है। लेकिन भारतीय बाजार में सवाल यह है कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। कल क्लोजिंग तो में अच्छी मिल गई है, क्या बाजार अपने गेंस को टिका के रखने में कामयाब हो पाएगा? आज सीपीआई महंगाई दर के आंकड़े भी आएंगे भारत में, अमेरिका में भी सीपीआई महंगाई दर के आंकड़ों पर नजर होगी। नतीजों की बात करें, निफ्टी के बाकी जो 3 नतीजे हैं आज वो आ जाएंगे, हिंडाल्को के, अपोलो हॉस्पिटल के और ओएनजीसी के। इसके साथ साथ निफ्टी के नतीजों का चैप्टर हो जाएगा आज क्लोज और फिर हमें फ्रेश ट्रिगर्स के लिए करना होगा इंतजार। एफआईज के फ्रंट पर भी कोई अच्छी खबरें आ नहीं रही हैं और बाजार के लिए यह चिंता की बात बनी हुई है। तो तमाम सवाल हैं, कंफ्यूजन काफी ज्यादा है कि किस साइड का ट्रेड लें। तो इस पर आपकी हम मदद करेंगे, अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे और आपको बताएंगे कि इंडेक्स में आपका व्यू क्या होने चाहिए, स्टॉक्स में ट्रेड का मौका कहां पर मिलेगा, खबरों वाले शेयर कौन से हैं, नतीजे कौन से हैं। अगला 2.5 घंटा काफी ज्यादा एक्शन पैक्ड होने वाला है। तो मानसी, शरद और मैं, हम तीनों मिलकर आपकी मदद जरूर करवाएंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं 4 ट्रिगर्स के साथ। तस्वीरों के माध्यम से वो ट्रिगर लेकर आएंगे हम आपके स्क्रीन पर। तो डाउ जोन्स में कल हमने देखी कि 200 अंकों के आसपास की नरमी रही। नेस्डेक दिन की ऊंचाई से करीब करीब 165 अंक गिरा, तो कल एक कमजोरी का सत्र रहा। और आज अमेरिका में सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर्स का इंतजार रहेगा। मासिक आधार पर 0.2%, सालाना आधार पर बात करें तो 2.8% बढ़त का अनुमान है। लेकिन ट्रंप ने चीन पर अतिरिक्त टैरिफ को 90 दिनों के लिए टाल दिया है। काफी ज्यादा हमने देखा था कि दोनों देश टैरिफ के मुद्दे पर गुत्थम गुत्था हुआ थे। 145% अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया था, चीन ने भी रिटेलिएट करते हुए 125% का टैरिफ लगाया। बाद में बातचीत हुई, स्टॉकहोम में दोनों देशों के प्रतिनिधि मिले, बातचीत हुई और फिलहाल के लिए ये निर्णय हुआ कि नहीं, 30% अमेरिका का टैरिफ रहेगा, 10% चीन का टैरिफ रहेगा। अब देखते हैं बातचीत के बाद क्या कुछ होता है। ट्रंप ने ये कहा है कि चीन को जो सोया का इंपोर्ट है या सोयाबीन का, उसको 4 गुना बढ़ाना होगा, लेकिन चीन की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया इस पर आई नहीं है। देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी हल्की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। एशिया की बात करें तो निकेई नए शिखर पर है। बाटा, अशोक बिल्डकॉन के नतीजे मिले जुले आए हैं, प्राज के नतीजे कमजोर आए हैं। लेकिन निफ्टी में आज ओएनजीसी, हिंडाल्को, अपोलो हॉस्पिटल्स के नतीजों पर बाजार की नजर रहने वाली है। ग्लोबल क्यूज में भी सपोर्ट ज़्यादा दिख नहीं रहा, डोमेस्टिक क्यूज भी अगर स्मॉल मिड कैप अर्निंग्स की बात करें तो अभिषेक कुछ सपोर्ट ज़्यादा नहीं आ रहा है, मिक्स या वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं। लेकिन ग्लोबल क्यूज़ बहुत कंफ्यूजिंग हुए जा रहे हैं। ट्रंप की भी जो बातचीत हो रही है कि कौन से देश के साथ वो बात करेंगे, कौन 2 देश को एक साथ लेके आएंगे, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक एक करके बताएंगी मानसी। ट्रंप के अनाउंसमेंट से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और एक्सटेंशन भी एक आ गया चाइना के साथ, यानी कि ये एक और लंबा जो है रबर बैंड खींचता चला जाएगा साल के अंत तक। तो बताएं कि अब क्या अनाउंसमेंट्स आए हैं और भारत कहाँ पे प्लेस्ड है, भारत के भी लिए कुछ इम्पैक्ट है? एब्सोल्युटली। गुड मॉर्निंग शरद। देखिए, हम ये बात डिस्कस कर भी रहे थे कि 2 अप्रैल से ये सिलसिला चला है और उसके बाद तारीख पे तारीख नए एक्सटेंशंस और स्टाइल है डोनाल्ड ट्रंप का, और ये इसी तरह से चलता आ रहा है। एंड इट फील्स कि ये अभी खत्म ही नहीं होना है। यू आर सेइंग राइट कि रबर बैंड देखिए, चाइना को रिलीफ आ गया है, एक छोटा सा इम्पैक्ट आ सकता है। जैसे भी चाइना का मैक्रो डेटा उतना खराब नहीं है, मैं लास्ट 2-3 महीने से ट्रैक किया हूँ। मेटल स्पेस में एक चमक वापस आ सकती है और उसके कारण हमारे डोमेस्टिक मेटल स्टॉक्स भी शायद चल जाए। इवेंचुअल इम्पैक्ट जरूर नजर आ सकता है। लेकिन हाँ, ट्रंप के टैरिफ के लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स की अगर बात करें तो चीन पर अमेरिका ने जो एडिशनल टैरिफ्स लगाए थे उस पर 90 दिनों के लिए उसे टाला गया है
और ये जो बयान है वो भी आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन भी कर दिए हैं। यूएस चीन टैरिफ डेडलाइन अब 9 नवंबर तक बढ़ाने पर सहमति मिल चुकी है। सो येट अनदर डेट जिस पर फोकस करेंगे हम, ऑफ कोर्स हमारे लिए 27 अगस्त की डेट भी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। 15 अगस्त को जो बातचीत और मीटिंग्स होने वाली हैं, एंड टुवर्ड्स द ईयर एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी व्लादिमीर पुतिन से मिलने वाले। तो ये सारी के सारे डेवलपमेंट्स हैं जो कि फोकस रेडार में रहेंगे और ढेर सारे इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस आएंगे। लेकिन चाइना पर एडिशनल टैरिफ जो है उस पर एक मियाद जो है वो बढ़ा दी गई है, 90 दिनों के लिए इसे टाला गया है। और साथ ही फिलहाल चीन पर अगर आपको बताएं 30% टैरिफ है, अमेरिका पर 10% टैरिफ है। ट्रंप की तरफ से कई सारे बयान भी आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि देखते हैं क्या होगा। चीन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है फिलहाल तो, और मेरा और राष्ट्रपति शी जिनपिंग का रिश्ता काफ़ी अच्छा है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और जेडी वांस की तरफ से भी एक बयान आया है कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप को सही लगेगा तभी वो इस पर कोई फैसला लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मोटे तौर पर यही बात है कि चाइना पर जो एडिशनल टैरिफ है उसे 90 दिनों के लिए टाला गया है। सो ये एक और एक्सटेंशन है जो कि हमारे सामने आ रहा है। इंडिया पर फिलहाल कोई डेवलपमेंट, कोई अनाउंसमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन जो कुछ भी हमारे रेडार पर आएगा हम आप तक ज़रूर वक्त वक्त पर पहुंचाएंगे। अब आ जाते हैं विदेशी बाजार के संकेतों पर। कुछ खास नहीं कहे जाएंगे, मिले जुले संकेत इनफैक्ट कहना चाहिए, क्योंकि एशियाई बाजार वैसे ठीक है। देखिए अब 14 to 15 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड 24,600 के लेवल्स पर गिफ्ट निफ्टी में इम्प्लाइड ओपन इस वक्त नजर आ रहा है। अमेरिकी बाजार कल कमजोर क्लोज हुए हैं। डाउ जोन्स में उतार चढ़ाव के साथ हमने करीब 200 अंकों की गिरावट पर क्लोजिंग देखी। नैस्डैक भी दिन की ऊंचाई से करीब करीब 165-170 अंक गिरा और लाल निशान के साथ 65 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स के साथ ये क्लोज जरूर हुआ, लेकिन दिन के उच्चतम स्तर से करीब 250 अंकों की बिकवाली देखकर ये क्लोज हुआ है। जुलाई सीपीआई डेटा जिसके अभी अभिषेक जिक्र भी कर रहे थे, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन ट्रिगर पॉइंट्स वहां पर भी है। एक तो कई सारे इवेंट्स ट्रिगर्स इकोनॉमी के लिहाज से आंकड़े हैं जिस पर फोकस है, और भारत की ही तरफ वहां पर भी अर्निंग सीजन चल रहा है तो उस पर भी फोकस है। हाँ, यूएस फेड की जैक्सन होल की अहम बैठक 21 और 23 अगस्त तक होने वाली है, तो मंथ एंड तक ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट होगा जिसे वॉच आउट करना होगा। एशियाई बाजार में गिफ्ट निफ्टी हल्की सी कमजोरी के साथ हम देख रहे हैं 24,600 के लेवल्स के इर्द गिर्द ट्रेंड करता हुआ। जापान के बाजार निक्कई में हम रिकॉर्ड ऊंचाई पर कामकाज देख रहे हैं, अच्छी मजबूती है, करीब 1000 अंकों की बढ़त के साथ वहां पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो एशियाई बाजार तो ठीक है। कोरिया और चीन के बाजारों में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। बाजार के लिए अन्य संकेतों की अगर बात करें, ब्रेंट क्रूड 66 और साथ ही $66-67 बैरल के आसपास कामकाज करता हुआ। सोने चांदी की चाल पर भी नजर है। विदेशी बाजार और साथ ही घरेलू बाजार में भी प्रेशियस मेटल्स पर किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं। $3,400 सोने की चाल विदेशी बाजार में तो नजर आ रही है। करेंसी की ओपनिंग साथ ही कमोडिटी मार्केट का अपडेट भी 10 बजे के आसपास आपके सामने रखेंगे। उससे पहले जब मार्केट ओपन होंगे, कमोडिटी के करेंसी जब ओपन होगी तब भी आपके सामने वो आंकड़े रखेंगे। यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील 4.2% है। डॉलर इंडेक्स 98 के लेवल्स के आसपास इंटैक्ट हैं। मिले जुले संकेत कहेंगे। एशियाई बाजार अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। यूएस के मार्केट्स में बिकवाली का दबाव और टैरिफ को लेकर लगातार नए एडिशंस, नए अपडेट्स जो आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन भारतीय बाजार की कल की तस्वीर को याद कीजिएगा। कल अच्छा एक्शन था। सोमवार नए हफ्ते की शुरुआत, और हम इनफैक्ट ये कह रहे थे कि ट्रंकेटेड वीक है, हो सकता है कि पार्टिसिपेशन में कमी नजर आए, लेकिन मंडे का सेशन तो अच्छा दिखा। शुरुआत रैशनल हुई, उसके बाद दिन भर बाजार ने काफी अच्छा ट्रेंड दिखाया और 24,585 यानी कि 24,600 के नजदीक जाकर क्लोज हुए हैं हम। और बैंक निफ्टी भी, बेंचमार्क्स ले लीजिए चाहे फिर ब्रॉडर मार्केट्स ले लीजिए, मिड कैप स्मॉल कैप में भी भरपूर मजबूती थी। और एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े अब आपके सामने रख देते हैं, उसका आंकलन सबसे पहले करेंगे। अभिषेक, एफआईएस डीआईएस के डेटा पॉइंट्स, इनफैक्ट जब खरीदारी का आंकड़ा आया था तब भी हमने कहा था कि इस खरीदारी पर ना जाएं, टू अर्ली टू से, इसमें एडजस्टमेंट्स भी हैं जिसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वापस से बिकवाली का आंकड़ा एफआईएस की तरफ से 1,202 करोड़ का। डीआईएस हालांकि 26th सेशन है जबकि भारतीय बाजार में कन्विक्शन दिखा रहे हैं और खरीदारी किए जा रहे हैं। बिल्कुल मानसी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो आया था खरीदारी का आंकड़ा तो ठीक है, उसमें वो एडजस्टमेंट थे भारतीय एयरटेल की ब्लॉक डील वाली, लेकिन थोड़ा थोड़ा माहौल ठीक होना लग रहा है कि नहीं शुरू हो गया है, और होना भी चाहिए। 8.5% लॉन्ग होल्डिंग है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है एफआईज, 90% से ज़्यादा उनकी शॉर्ट पोजीशन है। तो कब होंगे, अब नहीं होंगे तो
कल के सत्र में भले ही कैश मार्केट में 1200 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग का फिगर आया हो, लेकिन आप देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर में करीब 550 करोड़ रुपए की बाइंग है। स्टॉक फ्यूचर की बात करें 2400 करोड़ रुपए की वहां पर बाइंग है। तो थोड़ी संकेत बाकी दिनों के मुकाबले आज बेहतर दिखाई तो दे रहे हैं फाइज के फ्रंट पर। और हमने देखा कि हाल फिलहाल जो नतीजे भी आए हैं वो भी निफ्टी के अच्छे आए हैं। कुछ मिड कैप्स में या फिर एफएनओ वाली कंपनीज के भी अच्छे नंबर्स आए हैं और काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हैं। अब यहां से मुझे लगता नहीं कि चीज़ें बहुत ख़राब होंगी। अब मतलब 50% टैरिफ का अनाउंसमेंट तो कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। 27 तारीख की उसकी डेडलाइन है, 27 अगस्त को। उसके पहले उम्मीद करके हम चलेंगे कि बातचीत होगी और कुछ बढ़िया अरेंजमेंट बनेगा। देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन कुछ आंकड़े बेहतर हो रहे हैं। हालांकि अगर हम एफआईज के लॉन्ग होल्डिंग की बात करें तो कल हमने देखा था कि 8.27% था। आज जो हम देख रहे हैं वो है 8.45%। उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस आ नहीं रहे। लेकिन ये मतलब बहुत टाइम के बाद ऐसा हो रहा है कि 10% से कम की हम इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग देख रहे हैं। बहुत टाइम के बाद ऐसा हो रहा है, मुझे याद नहीं है। और शॉर्ट कवरिंग के मौके एफआईज की तरफ से होनी चाहिए। भारतीय बाजार में उसका असर दिखना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। अगर वो होती है तो बाजार को निश्चित तौर पर अभी हम जो देख रहे हैं ना कि कल की जो तेजी आई, कल मुझे लग रहा था कि शायद एफआईज की बाइंग होगी, लेकिन वो मिसिंग रही। कैश में तो वो दिखे नहीं, इंडेक्स फ्यूचर्स वगैरह में हुई है। देखते हैं कब होती है उनकी तरफ से शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि उनके पास मौके हैं। और अगर डेटा अच्छे आते हैं, आज देखते हैं सीपीआई के भारत में नंबर्स किस तरह के आते हैं, तो मैक्रोज आपके वैसे बुरे हैं नहीं। मतलब सीपीआई ऑलरेडी काफ़ी कंफर्ट रेंज में है, टैक्स कलेक्शन के बेहतर नंबर्स हैं। अगर हम ग्रोथ की बात करें वो भी ठीक है। आरबीआई का पूरी तरह से सपोर्ट भी है। स्टांस भी हम देख रहे हैं कि न्यूट्रल भी है आरबीआई का पॉलिसी को लेकर। तो तमाम चीज़ें आपके पक्ष में हैं। ये टैरिफ वाली अनिश्चितता अगर नहीं होती तो आज फिर से हम देख रहे होते कि शायद निफ्टी रिकॉर्ड हाइज पर होता और निफ्टी बैंक तो खैर रिकॉर्ड हाइज के आसपास जाके थोड़ा सा नीचे आ गया। देखते हैं माहौल कब बेहतर होता है। लेकिन डीआईज लगातार सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। 26-17 तक लगातार बाइंग की है डीआईज ने। और जो उनके लॉन्ग होल्डिंग है 71% के आसपास के हैं। शॉर्ट्स की बात करें 29% की। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जुलाई में अगस्त में अब तक 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बाइंग डीआईएस कर चुके हैं। तो घरेलू फंड्स ना पैसे डाल रहे हैं इस बाजार में। भले ही थोड़ा पेसिमिज्म है, भले थोड़ी चिंताएं हैं टैरिफ को लेकर, बावजूद उसकी बाइंग हो रही है। और आप ये भी देखिए कि हमारे जो डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं, कल एसआईपी के जो डेटा आए हैं, जुलाई में 28,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड एसआईपीज आई हैं। तो हमारे जो निवेशक हैं, हमारी ही इकोनॉमी पर उनको पूरा भरोसा है। उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई किसी बात की चिंता है। कंजम्पशन ड्रिवन हम इकोनॉमी है। बाकी जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस का या फिर जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनका भी यही व्यू आ रहा है। मूडीज ने भी यही कहा कि टैरिफ से हो सकता है कि थोड़ा बहुत इकोनॉमी पर प्रेशर आए, लेकिन कंजम्पशन से वो चीज़ें सुधरती हुई दिखेंगी। तो मुझे लगता है कि मानसिक कुछ दिनों की बात है। एफआईज थोड़े डिप्रेशन में हैं। अब इतने ज्यादा क्यों हैं ये समझ से परे हैं। शायद वो भी क्लैरिटी का इंतजार कर रहे हैं कि टैरिफ के फ्रंट पर एक बार चीजें क्लियर हो जाएं तो वो रणनीति अपनी लेंगे भारत पर। और दूसरी चीज ये कि देखिए सिर्फ भारत का मसला नहीं है, चीन के साथ भी ना अब ये 3 महीने तक भले ही आगे टल गई हों चीजें, लेकिन अब ये थोड़ी अनिश्चितता ही पैदा करेंगी। इमर्जिंग मार्केट्स में अगर हम देखेंगे तो चाइना है, ताइवान है, भारत है, इंडोनेशिया है, ये तमाम मार्केट हैं। तो अभी कुछ बड़ी इकोनॉमीज को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या होगा। अमेरिका के साथ किस तरह के रिश्ते बनेंगे, कितने टैरिफ पर बातचीत बन जाएगी। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स अपनी जगह पर है। पेनल्टी लगाने की धमकी दी थी अगर भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो। ये तमाम अनिश्चितताएं हैं और इसी के चलते थोड़ा हाथ को रोक के रखे हुए एफआईज। बहुत लोगों को लग सकता है, मुझे भी लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी मिस उनके लिए है, क्योंकि बाजार ने स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 24,400 के नीचे जाकर निफ्टी ने फिर रिबाउंड बढ़िया से दिया है। 24,600 के ऊपर के कल हमने इंट्राडे में लेवल्स देखे हैं। तो बाजार में अपनी स्ट्रेंथ है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस उस अनिश्चितता के चलते बाजार में हाल फिलहाल की ये कमजोरी रही है। ऊपरी स्तरों से 1000 पॉइंट निफ्टी बैंक की बात करें तो 2000 पॉइंट निफ्टी ये नीचे आए हैं। तो घरेलू निवेशक तो पूरे कमर कस के तैयार हैं कि हम जो भी मौके आएंगे उनको लपक के लेंगे। एफआईज थोड़ा सा वेट एंड वॉच के मूड में है। देखते हैं कि ये खरीदारी भले ना आए,
शॉर्ट्स कब अपने कवर करते हैं, और अगर शॉर्ट कवरिंग भी होती है तो बाजार को एक बड़ी रिलीफ मिलेगी और यहां से हम एक बड़ी तेजी निश्चित तौर पर बाजार में देखेंगे। अब एक्सपेक्टेशंस यही है कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली आए, बहुत दिन से ड्यू भी है, जिस तरह देख रहे हैं 92% शॉर्ट्स एफआईज की तरफ से आ रही है। लेकिन कल मार्केट्स को एक बहुत अच्छा चीयर मिला 6 वीक ऑफ सेलिंग के बाद। देखिए एक अच्छी रिकवरी जो है ब्रॉडर इंडेसेस में देखने मिली, निफ्टी में देखने मिली, निफ्टी बैंक में। निफ्टी भी कंफर्टेबली 24,500 के ऊपर बंद हुआ, 55,000 लेवल्स के ऊपर निफ्टी बैंक बंद हुआ। एक एक करके निफ्टी का स्ट्रैटेजी और निफ्टी बैंक का स्ट्रैटेजी बताएं, आज क्या करना चाहिए? आज भी क्या वो सेल ऑन राइज वाला ही कंसेप्ट रहेगा कि यहाँ पे और कोई स्ट्रैटेजी चेंज करना होगा? अभिषेक। नहीं शरद, कल का सत्र रहा ना, कल का सत्र कई मायने में बेहतर रहा शरद, क्योंकि कल हमने जो भी तेजी देखी है ना वो सामने आई है। गैप वाला कल खेल नहीं रहा कि हम गैप डाउन या फिर गैप अप खोल रहे हैं और लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। बाजार शुरुआत में थोड़ी सी वोलेटाइल रहे, उसके बाद बाजार ने जो रफ्तार पकड़ी है वो बड़ी अमेजिंग रही। और जिन शेयरों को लेकर देखिए थोड़ी सी नेगेटिव खबरें भी थी ना, आखिर तक जाते जाते आप देखिए आईसीसी बैंक के इस तरह से रिकवर होकर हर निशान में पहुंच गया, जबकि शुरुआत करीब 1% नीचे हुई थी, दिन के दौरान करीब 1% नीचे था शेयर। स्पेशली सेकेंड हाफ हमने देखा कि काफी अच्छा रहा, और जो निफ्टी में जो क्लोजिंग आई है 24,500 के ऊपर वो काफी अच्छी आई है। हम बातचीत करके चल रहे थे कि 24,500 एक रेजिस्टेंस का जोन है। 24 हमने ये भी कहा था कि 24,500 के आसपास आपको ना एक शॉर्ट की आपको रणनीति बाजार में अपनानी चाहिए, लेकिन बाजार ने कल उसके ऊपर के अच्छे मूव्स दिए हैं। एक और चीज हमने देखा था कि जो भी क्रूशियल ईएमएस थे उसके नीचे आ गया था निफ्टी। 200 डे ईएमए को भी क्या निफ्टी तोड़ेगा, चर्चा इस बात की चल रही थी, लेकिन उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया है। और जो क्लोजिंग दी है निफ्टी ने कल, वो 100 डे ईएमए 24,590 के आसपास की क्लोजिंग कल दी है। तो मूड अच्छा है, सुधरा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बाजार के लिए खतरा पूरी तरह से टल गया है या फिर अनिश्चितता का दौर ओवर हो गया है। वो अपनी जगह पर है। एक दिन के सत्र से आप कुछ जज नहीं सकते, बाजार की चाल को लेकर आप कुछ पुख्ता तौर पर कह नहीं सकते। तो ये अनिश्चितता बनी रहेगी और मेरा मानना है कि 27 अगस्त तक बाजार में आपको इस वोलेटिलिटी, इस अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। हालांकि बाजार ने जो अपनी शक्ति दिखाई है तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कि नहीं नीचे मतलब बाजार में बहुत डाउनसाइड नहीं है। अगर टैरिफ को लेकर मान लीजिए अगर आगे झटका आता है तो फिर ठीक है, 24,000 तक मामला लग रहा है कि ठीक है फिलहाल प्रोटेक्टेड है, अदरवाइज चीजें ठीक ठाक नजर आ रही हैं। आज की अगर हम बात करें, देखिए बाजार में करना आपको क्या है ना कि छोटे छोटे मुनाफे के लिए आप ट्रेड कीजिए। अगर आप बाय ऑन डिप्स कर भी रहे हैं तो अपने निफ्टी 100, 150, मैक्सिमम 200 पॉइंट के लिए आप ट्रेड कीजिए। प्रॉफिट हो रहा हो आप प्रॉफिट टेकिंग भी कीजिए। ये वैसा बाजार नहीं है कि नहीं आप अपने सौदों को बहुत दिन तक आप देखें, होल्ड करके रखें, नहीं। छोटे छोटे प्रॉफिट आ रहे हैं, आप वो प्रॉफिट लेते जाइए, प्रॉफिट टेकिंग करते जाइए। बाजार वैसा ही है और हमने देखा भी है कि इंट्राडे में कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी पिछले पूरे के पूरे हफ्ते हमने देखी है। बड़ा थकाने वाला बाजार रहा है। अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो अच्छी बात है कि इस हफ्ते शुरुआत अच्छी हुई है। सोमवार को निफ्टी को 24,400 पर एक बढ़िया सपोर्ट दिख रहा है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,700, 24,800 ये एक रेजिस्टेंस का जोन है। लेकिन बाजार का माहौल कब सुधरेगा, कब हम ये कहेंगे कि नहीं जो बेयर का ग्रिप है बाजार पर वो कम हो गया है और बुल्स हावी हो रहे हैं बाजार में, वो साइन आएगा 25,000 के ऊपर जब निफ्टी जाके सस्टेन होने लगेगा तो। हालांकि वो लेवल अभी दूर है, देखते हैं। 400 पॉइंट्स की दूरी है और उसके बीच में बहुत चीजें होनी है। ट्रंप की पुतिन की बैठक होनी है, जेलेंस्की के साथ तो पीएम मोदी ने बातचीत की है। 27 अगस्त को हम देखेंगे कि डेडलाइन है टैरिफ की। अब कितने दिन रह गए, यहां से 15 दिन का समय रह गया है, तो ये चीजें चलेंगी। लेकिन आज का जो स्टांस है शरद, वो है बाय ऑन डिप का। मेरा मानना है कि 24,450, 24,500 की रेंज में अगर निफ्टी आपको मिलता है तो आप खरीदारी कीजिए। और 25,000 ये बाजार का एक मजबूत वाला रेजिस्टेंस है, इसको पार करने में ना बाजार को दम लगाना पड़ेगा। तो आज थोड़ा सा स्टांस चेंज है क्योंकि माहौल बाजार का बदला है। और हम गिफ्ट निफ्टी में भी देख रहे हैं कि आप देखिए अभी हम देख रहे थे कि 35-40 अंक नीचे था, अब बिल्कुल सपाट शुरुआत के संकेत गिफ्ट निफ्टी भी दे रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स पे नज़र रखनी होगी और बाय ऑन डिप्स की भी रणनीति है अगर इनिशियल नीजक रिएक्शन आता है। लेकिन निफ्टी बैंक की स्ट्रेटजी के अलावा आज किन जो न्यूज़ फ्लोज पे आपको नज़र रहनी चाहिए और उस पर भी नज़र रखेंगे।
निफ्टी बैंक पे भी अभिषेक एक बार बता दें क्या की लेवल्स रहेगा। कल देखें कि आईसीआईसीआई बैंक एक एडवर्स न्यूज़ के बाद वापस रिकवरी आ गया था, स्टॉक 1% ऊपर ऑलमोस्ट क्लोज हुआ था और हैवी वेट्स का भी थोड़ा पार्टिसिपेशन धीरे धीरे करके आ सकता है क्योंकि पीएसयूज तो अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली पीएसयू सपोर्ट कर रहे हैं और कल ऐसा लगा कि एसबीआई जो है वो लीडरशिप ले रहा है निफ्टी बैंक में, क्योंकि हम काफी टाइम से देख रहे थे कि एसबीआई अपने 800 रुपए वाले लेवल को बिल्कुल पकड़ के रखा हुआ था। कल हमने 825 के आसपास के स्तर देखे एसबीआई में और कल अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो सबसे ज्यादा चढ़ने वाला एसबीआई रहा शेयर। एचडीएफसी बैंक जो कि वेटेज के लिहाज से सबसे बड़ा है और एचडीएफसी बैंक में हमने देखा करीब 1% के आसपास की तेजी रही, तो एचडीएफसी बैंक ने भी स्ट्रेंथ दिखाई। 1975 रुपए के आसपास के नीचे जाने के मूड में एचडीएफसी बैंक लग नहीं रहा है, तो वहां से हमने बाजार को अच्छा सपोर्ट देखा। आईसीसी बैंक भी अपने सारे के सारे जो वीकनेस है उसको खत्म करके हरे निशान में क्लोजिंग दी है। 12 में से 11 शेयर बंद हुए हैं और क्लोजिंग 55,500 के ऊपर निफ्टी बैंक की भी अच्छी रही है। निफ्टी बैंक में अगर आप निफ्टी से तुलना करेंगे तो वैसे भी स्ट्रक्चर रिलेटिवली मजबूत है और उतनी कोई चिंता की बात नहीं है। सेंटिमेंट वीक होने के चलते निफ्टी बैंक में हमने गिरावट देखी थी, लेकिन रिबाउंड भी वहां पर तेज आएगा। देखिए वैसे भी स्विंग्स तो आना है निफ्टी बैंक में ज्यादा, 12 शेयरों का इंडेक्स है, 2 शेयरों का वेटेज ज्यादा है और अगर इनमें स्ट्रेंथ आती है तो हम बड़ी तेजी निफ्टी बैंक में देखते भी हैं। लेकिन कल की क्लोजिंग अच्छी रही है। मेरा मानना है कि निफ्टी बैंक भी अगर थोड़े बहुत नीचे आए, बाय ऑन डिप्स इसमें भी करना चाहिए। 55,200 पर निफ्टी बैंक को सपोर्ट होगा और रेजिस्टेंस की बात करें 55,800 एक ये रेजिस्टेंस के तौर पर आज के सत्र में काम करेगा। जिसको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है शरद, उसके लिए तो मेरा मानना है कि बैंकिंग फाइनेंशियल वाला जो खेमा है ना बहुत अच्छा है। आप देखिए पीएसयू बैंकों में तो शानदार बाइंग हो रही है। कल इंडियन बैंक ने कितनी शानदार तेजी दिखाई। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के सारे शेयर कल चल रहे थे, तो माहौल बैंकिंग में अच्छा है और ये आपके ना डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़ा हुआ सेक्टर है। ये बैरोमीटर है आपके देश में कंजम्पशन डिमांड कैसी है, ये इससे आप भांप सकते हैं, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। और निफ्टी बैंक में माहौल कल काफी अच्छा देखने का मिला और कल खास तौर से ये देख के अच्छा लगा, एक फील गुड वाला फैक्टर रहा कि सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक तो ठीक है सपोर्ट देने का काम कर रहे थे, सरकारी बैंकों के खेमे को एसबीआई ने बहुत अच्छे से लीड किया और सीएलएसए ने जो टारगेट दिया है 1050 रुपए से ऊपर का, और उसके बाद माहौल अच्छा हुआ है और अब ऐसा लग रहा है कि नहीं वो 800 रुपए वाले बेस को थोड़ा और ऊपर अब जाके शिफ्ट करने की तैयारी में एसबीआई दिख रहा है, तो माहौल अच्छा है। 55,200 निफ्टी बैंक का सपोर्ट, 55,300-400 की रेंज में अगर निफ्टी बैंक मिले तो मुझे लगता है कि बाइंग करनी चाहिए। 55,800 तक मेरा मानना है कि वहां तक निफ्टी बैंक जाने के लिए अटेम्प्ट कर सकता है। पीएसयूज का सपोर्ट जो है बाजार को हेल्प ज़रूर करेगा, लेकिन आज कहाँ रहेगी नज़र, ये जल्दी से हम बता देते हैं कि 3 अहम निफ्टी स्टॉक्स हैं जिनकी जो है फोकस रहेगी। आज अर्निंग्स ख़त्म भी हो रहा है निफ्टी 50 का। हिंडाल्को, अपोलो हॉस्पिटल्स और ओएनजीसी। अपोलो हॉस्पिटल्स एक्सपेक्टेड है कि स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आएंगे, ओएनजीसी मिले जुले संकेत दे रहे हैं और नोवेलिस ऑलरेडी नंबर्स अपने अनाउंस कर चुके हैं, तो लार्जली जो है मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आया, तो हिंडाल्को एक टाइप से अब होल्डिंग कंपनी है। बट ऑफ कोर्स इनकी गाइडेंस क्या रहेगी प्राइसिंग ट्रेंड्स को लेके, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक, राइट्स, ग्रासिम के एक्स डिविडेंड जो आज ट्रेड होने वाले हैं ये स्टॉक्स। सीपीआई महंगाई दरों के आंकड़ों पर आज नज़र रहेगी और इंडिया की बात करें तो आज शाम 5 बजे आने वाले हैं। 1.76% का एस्टिमेट है और यूएस में भी सीपीआई है, 2.76% का एस्टिमेशंस है। और यहाँ पे रिटेल महंगाई आंकड़े इंपॉर्टेंट दोनों के लिए होते हैं, किस तरह इन्फ्लेशन और रेट कट आगे कैसे होगा या नहीं होगा उस पर बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ये दोनों डेटा। ओपेक की मंथली ऑयल मार्केट रिपोर्ट के पर भी नज़र है। अभी हालांकि देखें तो ब्रेंट क्रूड एक रेंज में फंसा हुआ है जिस तरह ग्लोबल डेवलपमेंट्स देखने मिल रहे हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट बात रहेगी कि सारी जो चीज़ हैं वो अभी थोड़े दिन और चलने वाले हैं ग्लोबल क्यूज़, तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने मिलेगा। अर्निंग सीज़न भी कंप्लीट हो गई तो बाजार का फोकस अब जो है फेस्टिव सीज़न, मॉनसून सीज़न की डेवलपमेंट्स उस पर ज़्यादा होने वाली है, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन चलिए अब हम चलते हैं हमारे गेस्ट के पास। किरण जानी जुड़ रहे हैं जैनम ब्रोकिंग से। गुड मॉर्निंग किरण। मार्केट्स जो है ऑफ कोर्स कल बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया था और अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिली थी। अब किस तरह पोजीशन आता है निफ्टी बैंक की लेवल्स के ऊपर ज़रूर आए हैं,
बोथ निफ्टी एंड निफ्टी बैंक। यहाँ से क्या ट्रेड होना चाहिए? देखिए ग्लोबल क्यूज़ अभी भी अनसर्टेन ही है, अभी तक पूरी तरह अनाउंसमेंट्स या कुछ नहीं आए हैं। तो किस तरह आप देख रहे हैं बाजार की मैपिंग कैसी होगी? सबसे पहले निफ्टी के बारे में बताएं, फिर निफ्टी बैंक के बारे में बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो लगातार 6 वीक से मार्केट कंटिन्यू गिर रहा था। तो डेफिनेटली प्रीवियसली भी हमने देखा था कि मार्केट जब भी इस तरह से 6 वीक से गिरता है उसके बाद आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। सो ओवरऑल आप डेली चार्ट या तो वीकली चार्ट पे देखोगे तो जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है वो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर से, तो ये एक रिलीफ रैली है। अब रिलीफ रैली में हमें देखना रहेगा कि मार्केट ऊपर के जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर अगर क्लोज नहीं देता है तो फिर वापस हम यहाँ से सेल ऑफ भी देख सकते हैं। सो अब टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करें तो निफ्टी अपने 100 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम कर चुकी है। लेकिन जो एक अभी भी कॉशियसनेस है वो ये है कि 24,800 24,900 जो प्रीवियसली रेजिस्टेंस रहा था, जब तक मार्केट उसके ऊपर नहीं जाता तब तक शॉर्ट टर्म बॉटम आउट हुए कि नहीं ये क्वेश्चन अभी भी ओपन है। सो एज ऑफ नाउ एक रेंज है ऊपर में 24,800 और नीचे में 24,300, ये 500 पॉइंट की रेंज में मार्केट थोड़े दिन तक कंसोलिडेट करेगा ऐसा हमें लग रहा है। नो डाउट टैरिफ के जो हेडविंग्स है उसके चलते मार्केट में थोड़ा कॉशियस जरूर से हमें रहना चाहिए। तो कोई भी गिरावट आती है गिरावट में हम बाई करेंगे। 24,300 तक हम एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। डेली चार्ट पे आप देखोगे तो 24,200 के आसपास तक का एक डेली चार्ट पे गैप है, तो 24,200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। साथ साथ आप देखोगे तो 24,100 उसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज भी है, तो मल्टीपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, साथ ही साथ गैप का सपोर्ट है। तो 24,200 24,100 के स्टॉप लॉस से हम लॉन्ग की पोजीशन सजेशन देंगे। और ओवरऑल जो एक रेंज बनी हुई है 24,300 से 24,800 की रेंज, जैसे ही 24,800 के ऊपर जाएगा हम एक सेक्युलर रैली देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी है। रीजन भी आप देखोगे तो टैरिफ की वजह से काफी सारे सेक्टर ऐसे जैसे वन ऑफ द बैंकिंग जिसको कोई लेना देना नहीं है, तो कहीं ना कहीं वहां पे हम हमारी तेजी या तो वहां पे ओवरऑल सेंटीमेंट खराब हुए थे इसीलिए बैंक निफ्टी नीचे आया था। अदरवाइज बैंक निफ्टी के लिए इतना कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है। आप देखोगे तो 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी काफी अच्छे से बैंक निफ्टी ने लिया हुआ है। बैंक निफ्टी के आवली चार्ट पे आप देखोगे तो फॉलिंग चैनल या तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, और साथ ही साथ देखोगे तो मोमेंटम इंडिकेटर नेगेटिव जोन से बुलिश जोन के अंदर आ चुके हैं। तो निफ्टी से ज्यादा बुलिश हम बैंक निफ्टी के अंदर है। यहाँ पे कोई भी गिरावट आती है 54,800 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। इनिशियल लेवल पे 55,800, और जैसे ही 55,800 क्रॉस होगा ऊपर में हम 56,500 तक की रैली देख सकते हैं। सो निफ्टी कैन गो लॉन्ग एट करंट मार्केट प्राइस और एनी डिप विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 54,800, और ऊपर में 56,500 तक के लेवल्स हमें ये अगस्त एक्सपायरी तक देखने को मिल सकते हैं। सिमिलर वे निफ्टी की बात करूं वापस तो निफ्टी में भी बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। 24,300 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें और एटलीस्ट अगस्त एंड तक हम 24,800 तक के लेवल देखें, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। तक 24,800 के लेवल यानी कि इस एक्सपायरी के खत्म होने तक, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 56,500 के लेवल कोई सुन रहा है मुझे एंकर्स की आवाज अचीव हो जाएंगे और 1000 पॉइंट निफ्टी बैंक यहां से चलता हुआ दिखाई देगा। तो ये इंडेक्स पर व्यू हो गया किरण जी का, और किरण जी ने भी यही कहा कि उनको निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले बेहतर दिखाई दे रहा है। लेकिन किरण जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपके आज के ट्रेड्स कौन से हैं, कहां पर पैसे बनेंगे आज ट्रेडर्स के? सिर्फ देखिए जैसे हमने बैंकिंग के बारे में बताया वैसे एफएमसीजी सेक्टर हो गया या तो पावर सेक्टर हो गया जहां पे अगेन टैरिफ को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये दोनों सेक्टर में मुझे लग रहा है कि एक सेफ बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। आईटीसी एफएमसीजी में काफी अच्छा लग रहा है, दो रीजन है, एक तो ब्लू चिप कंपनी है, साथ ही साथ हमें देखा है कि जब भी मार्केट में इस तरह के एक अनसर्टेनिटी आती है तब एफएमसीजी मार्केट को सपोर्ट करता है। तो आईटीसी लुक वेरी मच प्रॉमिसिंग। करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जाएंगे, कहीं ना कहीं 415 के आसपास की क्लोजिंग है, 430 तक के हमारे टारगेट रहेंगे एंड 409 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा आईटीसी के अंदर। तो 409 के स्टॉप लॉस के साथ आईटीसी लॉन्ग करेंगे। दूसरा पावर सेक्टर के अंदर आप देख रहे हैं कि वापिस से पावर आ रहा है, तो कोल इंडिया लुक्स वेरी मच प्रॉमिसिंग। एट करंट मार्केट प्राइस आप देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया हुआ है, तो 380 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। एक दो दिन में 399 तक की टारगेट हम देख सकते हैं कि कोल इंडिया में आ सकते हैं। 372 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है, तो कोल इंडिया 372 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कीजिए, एनआईटीसी 409 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कीजिए। ठीक है, कोल इंडिया 372 रुपए का, इसको जरा 372 का स्टॉप लॉस होगा, चेंज कीजिए इसको, 399 का टारगेट, 372 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, और 409 रुपए के स्टॉप लॉस से आपको आईटीसी को लॉन्ग करना है। तो आईटीसी और कोल इंडिया ये दो शेयर हैं किरण जी के रडार पर।
कुछ और एक्सपर्ट्स जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे समझेंगे कि उनके पसंद के शेयर आज कौन से हैं और उनको कहां पर बाजार में मौके दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके पहले ये देख लेते हैं कि खबरों के दम पर और नतीजों के चलते कौन से शेयर आज फोकस में रहेंगे। शरद के पास है लिस्ट स्टॉक्स इन न्यूज की और रिजल्ट्स की। शरद बताइए आज कहां फोकस करके चले। जी बिल्कुल अभिषेक, एक बार बता दूं कि कल निफ्टी अर्निंग्स कुछ नहीं थे, तो लार्जली जो सेकंड हाफ का हमारा स्टांस है निफ्टी अर्निंग्स का वो बेटर रही है और कल का स्टांस आज भी रहेगा। लेकिन जो स्मॉल और मिड कैप स्पेस से अर्निंग्स आई है वहाँ पे देखें तो थोड़ी सी मिक्स सेट ऑफ नंबर्स या वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले, तो थोड़ा सा बाजार का मूड ज़रूर डेंट हो सकता है। लेकिन याद रखिए आज आखिरी दिन है निफ्टी 50 के अर्निंग सीजन का, उसके बाद एक दो सेशंस में सिर्फ कैश मार्केट के थोड़े बहुत चंद शेयर्स रह जाएंगे। ओएनजीसी, हिंडाल्को, अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स पे आज नज़र रखेंगे। लेकिन खबरों वाले शेयर्स पे, शुगर स्टॉक्स पे सबसे पहले आपको नज़र होना चाहिए। फूड जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा है कि अब वो इथेनॉल प्रोडक्शन पे जो है और ज़्यादा फोकस करने वाले, स्वीट सोरगम जो होता है वहाँ से प्रोड्यूस करेंगे इथेनॉल, और गवर्नमेंट जो है हायर एलोकेशन ब्रोकन राइस को भी दे सकती है। यानी कि देखिए इथेनॉल प्रोडक्शन के प्रति जो है गवर्नमेंट का पुश और देखने मिल रहा है। हालांकि ब्लेंडिंग रेट्स की बात करें तो उस पर अभी भी कुछ कुछ विवाद ज़रूर है पेट्रोल के, और लगभग 40 से 50 लाख शुगर जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए अगले सीजन जो है अलाउ किए जाएंगे। तो ये जो है शुगर स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव रहेगा, और जो भी डिस्टिलरी प्रोसेसेस में आते हैं कंपनीज उनके लिए भी पॉजिटिव है। नोवेलिस मिले जुले नतीजे आए हैं। हिंडाल्को की यूएस आर्म है। पैट जो है रिस्ट्रक्चरिंग और हायर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के कारण में गिरावट आई, लेकिन टॉप लाइन के आंकड़े अगर आप देखें तो हायर एल्यूमिनियम प्राइसेस ने सपोर्ट किया। प्राज इंडस्ट्रीज कमज़ोर नतीजे आए हैं, और यूएस मार्केट में जिस तरह टैरिफ्स का इम्पैक्ट आया उसके कारण इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स डिले हुए हैं, और डोमेस्टिक मार्केट्स में भी एग्जीक्यूशन में जो है आप देख सकते हैं डिले आए हैं, और सारे आंकड़े जो है कमज़ोर दिखे हैं। बाटा की बात करें तो मिले जुले नतीजे आए हैं। हालांकि मार्जिन्स 155 बेसिस पॉइंट साल दर साल बढ़े हैं, और इसका कारण है कॉस्ट रिडक्शन इनिशिएटिव्स। कंपनी की कमेंट्री क्या आती है खास करके फेस्टिव सीजन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अशोका बिल्डकॉन मिले जुले नतीजे आए हैं। ऑर्डर बुक सॉलिड है 16,000 करोड़ रुपए का। मार्जिन्स में उछाल पड़ा है कॉस्ट रिडक्शन एक्टिविटीज़ को लेके, और कुछ वन ऑफ एडजस्टमेंट्स थे इनके पीएनएल में, तो यहाँ पे भी जो है नज़र ज़रूर रखें। मुथूट माइक्रो फाइनेंस कमज़ोर नतीजे ऑल अराउंड देखने मिले हैं। एसेट क्वालिटी में डिटोरिएशन आया है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरा है, और भारी मार पैट में पड़ी है इनके फाइनेंशियल्स पे। एस्ट्रल की बात करें तो कमज़ोर नतीजे आए हैं। हालांकि कमेंट्री डिमांड इम्प्रूवमेंट को लेकर जो है मैनेजमेंट ने कही है कि अब धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आ रही है डिमांड में, और उन्होंने 80% स्टेक नेक्सिक्लॉन में भी लिया है, जिस तरह वो अपनी सीपीवीसी प्रोडक्शन को बढ़ा पाएँ। लगभग 120 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो नतीजे तो आप कहेंगे कमज़ोर आए हैं, लेकिन गाइडेंस या कमेंट्री कंपनी की तरफ से थोड़े पॉजिटिव साइड में आई है, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी इस काउंटर में आपको देखने मिलेगा। IHCL लगभग 51% स्टेक ANK होटल्स और प्राइड में ला रहे हैं, जहाँ पे 204 करोड़ रुपए का निवेश होने वाला है। और आज इंपॉर्टेंटली आप देखें शिपिंग स्टॉक्स, GE शिपिंग, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और जो भी एंसिलरी स्पेस पे हैं शिपिंग के, इन सारे स्टॉक्स में मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट ने मर्चेंट शिपिंग बिल 2025 को पास कर दिया है, तो इनके लिए जो है बेनिफिशियल ज़रूर रहेगा। JSW स्टील लार्जली न्यूट्रल टू पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट को रिजर्व कर दिया है भूषण पावर के विवाद के मामले में, और पहले ही जो ये केस था यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था JSW स्टील के 19,700 करोड़ का रेजोल्यूशन प्लान। तो स्टॉक के लिए जो है थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर देखने मिला है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिसके आपकी नज़र होनी चाहिए। और एक और सेक्टर मैं जोड़ देना चाहता हूँ, मेटल सेक्टर। जिस तरह चाइना को 90 दिन का जो है आराम मिला है, और मैक्रो डेटा भी इनिशियली 1-2 महीने से अच्छे आ रहे हैं चाइना के, तो शायद मेटल्स में एक अच्छी जो है मोमेंटम देखने मिल सकती है दिन के ट्रेड में। ये बिल्कुल, तो ये तो इम्पोर्टेंट स्टॉक्स हो गए हैं, लेकिन अर्निंग स्पेसिफिक मेरी नज़र नोवेलिस पे है, यानी कि हिंडाल्को पे है। आज उनके अर्निंग्स भी आने वाले हैं। किरण गुड मॉर्निंग। एक बार हिंडाल्को का चार्ट्स एक बार चेक करना है। इनके आज नतीजे आने वाले, यूएस आर्म के नतीजे आ गए हैं, वो मिक्स थे। आप क्या लग रहा है हिंडाल्को का क्या चार्ट सेटअप लग रहा है, कि अभी रेंज में फंसा हुआ ये स्टॉक है, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अच्छी अप मूव आ सकती है। देखिए कुछ खास रिटर्न्स तो आया नहीं है पिछले 1 महीने लीजिए या 3 महीने लीजिए इन्वेस्टर्स को, तो यहाँ पे क्या कोई पोजीशंस लेना चाहिए अहेड ऑफ रिजल्ट्स, या रहने दें?
अहेड ऑफ रिजल्ट डेफिनेटली एक थोड़ा-सा रिस्क रहता है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे हिंडाल्को का चार्ट तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी हिंडाल्को दे चुका है, लेकिन ऊपर में 700 का रेजिस्टेंस बहुत स्टीप है। वैसे ही सेम टू सेम आप देखोगे तो नीचे 670 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसी सपोर्ट के आसपास घूम रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बार के लिए रिस्क लिया जा सकता है। आप लॉन्ग कीजिए पोजीशन, क्योंकि ओवरऑल मेटल्स के ऊपर हम काफी बुलिश है। सो हिंडाल्को करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए, एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 650 का मेंटेन कीजिए। अगर 650 ब्रेक नहीं करता है तो इनिशियल लेवल पे 700, और जैसे ही 700 का लेवल क्रॉस होता है एक ट्रेडिशनल बुल रन हिंडाल्को के ऊपर चालू हो सकता है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से लॉन्ग किया जा सकता है 650 के स्टॉप लॉस के साथ। कि बिल्कुल यहाँ पे जो है खरीदारी की राय लॉन्ग टर्म बेट रहेगी हिंडाल्को की। और जो बेवरेज कैन का सेगमेंट है यहाँ पे देखे तो एक अच्छी गाइडेंस भी कंपनी की तरफ से देखने मिली है। बट ऑफ कोर्स जो टैरिफ का इम्पैक्ट उनके यूएस आर्म का अभी भी वेट एंड वॉच का सेगमेंट पे है। लेकिन चलिए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक, कुछ अर्निंग स्पेसिफिक ब्रोकरेजेस आए हैं, सारे डिटेल्स हमें आशीषा बताएंगे। गुड मॉर्निंग आशीषा। गुड मॉर्निंग शरद। तो सबसे पहले हिंडाल्को से शुरुआत करते हैं। नोवेलिस के नतीजे आए जिसके दम पर ये रिपोर्ट निकल कर आई है। हिंडाल्को पर याद रखिए स्टैंडअलोन नतीजे आ जाएंगे। नुवामा ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 776 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने हिंडाल्को पर रखा है। उनका मानना है कि नोवेलिस के नतीजे अब बॉटम आउट हो चुके हैं, अगले कुछ क्वार्टर्स में रिकवरी नज़र आ सकती है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट ने $60 मिलियन पर क्वार्टर टैरिफ का इम्पैक्ट नजर आ सकता है। तो ये कुछ कमेंट्री निकल कर आई है नोवेलिस के, जिसके दम पर खरीदारी की राय बरकरार। 776 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य हिंडाल्को पर नुवामा से आता हुआ। इसके अलावा बजाज कंज्यूमर पर नुवामा की रिपोर्ट है। खरीदारी की राय यहाँ पर भी बरकरार रखी है। 274 प्रति शेयर का लक्ष्य। उनका मानना है कि मार्जिन एक्सपैंड होते हुए नजर आए, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी थी इस तिमाही में, और इसी के साथ रेवेन्यू में करीब 8% का उछाल, एबिटा में 11% का उछाल दिखा, और अनुमान से काफ़ी अच्छे नतीजे इस तिमाही में दिखे, जिसके चलते नुवामा ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। इसके अलावा निप्पॉन एएमसी इस स्टॉक पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है। खरीदारी की राय यहाँ पर भी बरकरार है। 940 का पहले लक्ष्य था, मार्जिनली घटाकर 930 रुपये प्रति शेयर का अब उन्होंने कर दिया है। उनका मानना है कि AUM ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मार्केट लीडरशिप है कंपनी की कई सेगमेंट्स में। SIP मोमेंटम तो कंटिन्यू होने ही वाला है इंडिया जैसे मार्केट में, तो कई सारे पॉजिटिव फैक्टर्स, और FY 25 से 27 में आय में करीब 14% का CAGR ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी। तो खरीदारी की राय 940 से घटाकर 930 का लक्ष्य यहाँ पर। BEML पर एक रिपोर्ट आई है एंटी की, जहाँ पर उन्होंने पहले 5,200 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य था, अब घटाकर 4,921 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। एंटी का मानना है कि कमज़ोर नतीजे थे इस तिमाही में, लेकिन उनका मानना है कि FY 25 से 28 के पीरियड में BEML के नतीजे फिर से एक बार इम्प्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं। FY 25 से 28 तक अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है। तो BEML पर यह रिपोर्ट, जहाँ पर खरीदारी की राय बरकरार, 4,921 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। ये स्टॉक भी आज ब्रोकरेज रिपोर्ट के दम पर फोकस में रहेगा। एब्सोल्युटली आशीषा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। तो रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और अब न्यूज़ फ्लोज के चलते ढेर सारे स्टॉक्स होंगे जो ब्रोकरेजेस के रेडार पर रहेंगे और एक्सचेंजेस पर भी न्यूज़ फ्लोज ही होंगे। किरण जानी तो हमारे साथ है ही, लेकिन साथ हमारी पैनल पर अब मयूरेश जोशी भी जुड़ गए हैं। मयूरेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। कल के सत्र में अच्छी तेजी, अच्छा मूव बाजार में देखने को मिला। बेंचमार्क्स, ब्रॉडर मार्केट्स, सब कुछ और सेक्टर्स भी लगभग सारे के सारे सेक्टर्स बाजार की इस तेजी में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक कंपैरिजन मयूरेश कल हो रहा था, वो था PSU बैंक स्पेस और प्राइवेट बैंक स्पेस। ICICI बैंक की तरफ से जो ताज़ा डेवलपमेंट अकाउंट्स को लेकर हुए, कस्टमर अकाउंट्स को लेकर हुए, उसके ठीक बाद सवाल ये भी था कि क्या पार्टिसिपेशन PSU बैंक्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा, और कल इनफैक्ट आउट परफॉर्मिंग सेक्टर था PSU बैंक। आप इस कंपैरिजन को कैसे देखते हो? बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर आपका टेक, यहाँ से शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग मानसी। नहीं, दो चीजें। एक, आई थिंक जो नतीजे आए हैं फॉर बैंक्स एज अ होल हैव बीन वेरी एनकरेजिंग पिछले तिमाही के लिए, और इसलिए मुझे लगता है कि जो एक लैग इफेक्ट के साथ निम्स में जो कॉम्प्रेशन हुई है, देयर विल बी सम एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी एज फार एज ओवरऑल निम्स आर कंसर्न।
जहां तक बाकी के कोर पैरामीटर्स रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एडवांसेस ग्रोथ, डिपॉजिट एक्रीशन, आई थिंक जो आईसीआईसीआई बैंक ने कल कदम उठाए थे, आई थिंक इट वाज मोर टारगेटेड टू प्रॉब्ली इंश्योर कि जो खासा क्रीशन हो रहा है, जो डिपॉजिट ग्रोथ आ सकती है, एक सुपीरियर बेसिस पे आ सकती है विद हायर डिपॉजिट्स और हायर बैलेंसेस, कहीं ना कहीं आई थिंक फ्लोट का इस्तेमाल करके निफ्स पे इतना प्रभाव नहीं आएगा। बट आई थिंक लेट्स सी हाउ दिस एंटायर मेजर विल बी टेकन अप। बट आई थिंक सिलेक्टिवली हम दोनों स्पेसेस में विद इन बैंक्स रिमेन कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि पीएसयू बैंक्स ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन दिया है पिछले तिमाही में। सेम पैरामीटर्स, आई थिंक एडवांसेस ग्रोथ हैव बीन डिसेंट, प्रोविजनिंग अच्छी खासी है इनके बैलेंस शीट के ऊपर, एसेट क्वालिटी में बहुत ज्यादा डिटोरिएशन देखने नहीं मिला है। और इसके मद्देनजर रखते हुए अगर आप कैपिटल एडिक्वेसी भी देखते हैं तो ठीक ठाक है, जो रिटर्न रेशियोज को बूस्ट कर सकती है। तो हमें लगता है आई थिंक सिलेक्टिव हम बिल्कुल है स्पेस में। ICICI Bank is something that we continue holding हमारे local और global portfolios में within the private space. But within the PSU basket मुझे लगता है stocks like Bank of Baroda, Bank of Maharashtra ने नतीजे काफी अच्छे दिए हैं, कमेंट्री अच्छी है, पैरामीटर्स काफी ठीक ठाक लग रहे हैं, ये शायद अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और वैल्यूएशन सपोर्ट भी ये दोनों के लिए अच्छा कर सकते हैं। Thanks for that take, Mayuresh. Kiran, good morning to you as well. शिप बिल्डिंग स्टॉक्स पर फोकस रहेगा आज और कल भी इनफैक्ट शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में मैसगांव डॉक, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, ये सारे स्टॉक्स में एक मूव, एक तेजी की चाल हमने देखी भी थी। और ताज़ा खबर, संसद में मर्चेंट शिपिंग बिल जो है 2025 मर्चेंट शिपिंग बिल ये पास होता हुआ दिखा है और इसके चलते शिप बिल्डिंग स्पेस पर फोकस होगा ज़रूर। बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मर्चेंट शिपिंग वेसल्स के बढ़ाने के लिए, इनकी ओनरशिप बढ़ाने के लिए ये बिल जो है वो फोकस करेगा। सो एक्सपैंड होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसी के चलते इक्विटी मार्केट्स में शिप बिल्डिंग प्लेयर्स पर एक नज़र आज भी होगी ज़रूर। शिप बिल्डिंग और डिफेंस स्पेस काफ़ी अट्रैक्टिव एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस और उसके बाद एक साइडवेज मोमेंटम भी दिखा रहे थे। अब वापस खबरें आ रही हैं, क्या आपको लगता है ये स्टॉक्स है जो वापस फोकस रेडार में आ जाएंगे? शिप बिल्डिंग के अंदर दो स्टॉक हमें काफी अच्छे लग रहे हैं, नो डाउट बिकॉज ऑफ शिप बिल्डिंग या तो पीएसयू थीम एंड साथ ही साथ डिफेंस की थीम। ये तीनों थीम का कॉम्बिनेशन आप देखोगे तो लास्ट ईयर का अगर मैं बात करूं तो 23-24 से लेके एक अच्छा खासा रिटर्न दे चुके हैं। उसके बाद सभी स्टॉक टाइम करेक्शंस के अंदर गए। अब ड्यूरिंग दिस टाइम करेक्शंस हमने देखा है कि कोचिन शिपयार्ड हो गया या तो गार्डन रिच हो गया, ये अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहे हैं। वो सपोर्ट लेने के बाद भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया। जैसे आप देखोगे तो मई 2025 में कोचिन शिपयार्ड ने कहीं ना कहीं 1600 के आसपास का ब्रेकआउट दिया, स्टॉक ऊपर में 2500 तक गया। अब 2500 से वापस अभी 1600 के आसपास अवेलेबल है, जहां पे स्टॉक के पास 200 दिन की मूविंग एवरेज प्लस प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल का सपोर्ट, तो काफी अच्छा एक सपोर्ट है। मोमेंटम इंडिकेटर आप डेली चार्ट प्राइस पे देखोगे तो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी है। सो दीज आर दी सिम्टम्स या तो साइंस ऐसे है कि यहाँ से कोचिन शिपयार्ड में एक डेफिनेटली रिलीफ रैली हम देखने को मिल सकती है। सिमिलर चार्ट पैटर्न आप गार्डन रिच में भी देखोगे। गार्डन रिच का ओवरऑल आप देखोगे तो जुलाई महीने के आसपास 2800-2900 तक का वो ऑल टाइम हाई था। उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूअसली फॉलिंग चैनल के अंदर था, 1200 तक का करेक्शन आया। अब 1200 से वापस एक स्ट्रक्चरल बुल रन आया ऊपर में 3500 तक। अब 3500 से जब करेक्शन आया तब कहीं ना कहीं वापस ये 2800 से लेकर 2500 के बीच में सपोर्ट ले रहा है। स्टॉक 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है एंड सबसे अच्छी बात ये है कि मोमेंटम इंडिकेटर अभी भी ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर नहीं है, न्यूट्रल जोन के अंदर है, तो ये एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ भी है। तो गार्डन रिच एंड कोचिन शिपयार्ड दोनों करंट मार्केट से प्राइस बाई किए जा सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड 1600 से 1650 के बीच में एक्यूमुलेट कीजिए, 1600 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए एंड देयर आर चांसेस कि हम 2000 तक की रैली कोचिन शिपयार्ड में देखने को मिल सकती है। गार्डन रिच की अगर हम बात करें तो गार्डन रिच में भी सेम आप देखोगे तो 2400 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और यहाँ से बाई किया जा सकता है। ऊपर में वापस ये 3500-3600 तक आ सकता है। ठीक है, 3500-3600 आ सकता है गार्डन रीच का शेयर। कल हमने 1% के आसपास की तेजी देखी है। मयूरेश जी, गुड मॉर्निंग। प्राज के नतीजों पर जरा आपसे व्यू चाहिए, क्योंकि नतीजे इसके आए हैं कमजोर और आय करीब 8.5% गिरकर 640 करोड़ रुपए। मुनाफे में करीब करीब हमने देखा है कि 94% की गिरावट आई है और सिर्फ 5 करोड़ रुपए का मुनाफा। तो लगातार इसके जो फाइनेंशियल्स है वो भी डिटोरेट हो रहे हैं और अगर हम शेयर भाव की बात करें तो इसके 52 वीक हाई से शेयर करीब करीब 45-50% नीचे दिखाई देगा। प्राज किसी के पास है अगर, क्योंकि एक समय पर ऐसा लग रहा था कि नहीं, शुगर सेक्टर में जो चीज़ें चल रही थी, अब ये मशीनरी वगैरह बनाती है, तो लग रहा था कि नहीं भविष्य उज्ज्वल है, लेकिन लोग थोड़े निराश तो होंगे प्राज से। आपका व्यू क्या होगा? कोई निवेशक है तो निकल जाना चाहिए प्राज से या फिर कोई उम्मीद बची है अभी?
मॉर्निंग अभिषेक जी, नहीं, आई थिंक दो चीजें, एक आई थिंक नतीजे बिल्कुल कमजोर हैं, नो टू वेज अबाउट इट, पर जो आई थिंक ये सेगमेंट में काम कर रहे हैं, एथेनॉल प्लांट जो ये बनाते हैं, एक बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन जरूर रहता है। एट द सेम टाइम जो ये नए टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, काफी नए टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग डीजल, इंक्लूडिंग पेट्रोल, इंक्लूडिंग एविएशन फ्यूल, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक एट सम स्टेज एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे इनको एक कंफर्म्ड एक एक पेटेंट अप्रूवल शायद मिल सकता है, एंड एक्सपोर्ट मार्केट भी आई थिंक बहुत बड़ा है ये सारे सेगमेंट्स के लिए, ये नहीं भूलना चाहिए। आई थिंक एक बहुत बड़ा वैल्यू एक्रीशन बैलेंस शीट में आने लग जाएगा। सो इट इज नॉट ओनली एन एथेनॉल प्ले एज वन ब्रॉडली प्रिज्यूम्स, और जो शुगर प्लांट या डिस्टिलरी ऑपरेशंस की जो एक क्षमता रहती है, बट आई थिंक अ लॉट मोर दैट दे आर प्रॉब्ली डूइंग, और वेरियस स्टेजेस में इनकी डेवलपमेंट चल रही है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, जैसे इनका एक फाइनलाइजेशन होगा, जैसे अप्रूवल स्टेज से ये गुजरेंगे, आई थिंक एक बहुत बड़ा स्कोप बनता है इनके लिए अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। नतीजे आई थिंक नो टू वेज अबाउट इट, आई थिंक आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। ये स्टॉक शायद अंडर परफॉर्म कर सकता है, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक इट विल बी लुक्रेटिव, क्योंकि बाकी जो एस्पेक्ट्स में बात कर रहा था, एज दे स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, एक बहुत सिग्निफिकेंट एक्रीशन हो सकता है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट विल रिमेन अंडर प्रेशर, बट आई थिंक इट विल बिकम वेरी वेरी अट्रैक्टिव अगर और ज्यादा करेक्ट होता है वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से, एंड इवन फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। ठीक है, प्राज को लेकर ये व्यू हमने 800 रुपए के ऊपर के भी लेवल देखे हैं प्राज में, और ये कोविड के टाइम में 50-60 रुपए का शेयर था, वहां से ड्रीम रन की शुरुआत हुई, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, डाउनटर्न इसका खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और हर पैरामीटर पर हम देख रहे हैं कि प्राज के नतीजे आए हैं कमजोर। मुनाफे में जो गिरावट है वो है 94% की, मार्जिन भी काफी ज्यादा कॉम्प्रेस हो रहे हैं। देखते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है, प्राज के लिए क्या टर्नअराउंड कुछ होता है। सेगमेंट तो ठीक है, लेकिन वो फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, ये बाजार को चिंता में डालने वाली चीज जरूर है। एक और नतीजे, एस्ट्रल के भी पहली तिमाही की जो नतीजे आए हैं वो कमजोर आए हैं। ये पाइप वाली कंपनी है, आय करीब 1.5% गिरी है। मुनाफे की बात करें तो 32-33% गिरावट है, और मार्जिन पर भी इसके प्रेशर आया है। वैसे देखा जाए तो मॉनसून का भी प्ले है एस्ट्रल, लेकिन नतीजे उस तरह से आए नहीं। मुनाफे में 33% की गिरावट। एस्ट्रल को लेकर किरण जी, आपका व्यू क्या है, जरा इसका चार्ट चेक करके बताइए। क्या इसमें रणनीति होनी चाहिए एस्ट्रल में? कल तो हमने देखा कि काफी उतार चढ़ाव रहा, लेकिन पिछले महीने भर से लगातार ये नीचे ही जा रहा है शेयर। ये तो 1300-1400 के आसपास से एक बॉटम बना था, ट्रिपल बॉटम, उसके बाद स्टॉक ऊपर 1600 तक गया, जहां पे 200 दिन की मूविंग एवरेज, और वहां से वापस फिसल के ये अपने प्रीवियस ब्रेकआउट 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे है, साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर भी नेगेटिव जोन में है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेटिंग वॉच करना चाहिए, जिनके पास है वो 1300 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। नई खरीदारी के लिए थोड़ा वेट कीजिए, अगर 1400 के ऊपर का लेवल ब्रेक होता है तभी इसमें आप नई पोजीशन लीजिए, क्योंकि 1420 के आसपास तो 100 डेज मूविंग एवरेज भी है। तो एज ऑफ नाउ नई खरीदारी के लिए सलाह नहीं रहेगी। नई खरीदारी के लिए 1420 क्रॉस करे उसके बाद ही आप बाई कीजिए, और जिनके पास है वो 1300 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बने। कुल एस्ट्रल पे जो है व्यूज़ आ रहे हैं किरण की तरफ से। सबसे पहले शिपिंग इंडस्ट्री पे जो है नज़र है, जी शिपिंग और SCI शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों स्टॉक्स पे भी जो है हमारी नज़र रहेगी। लेकिन एक बार IHCL पे आ जाते हैं, और ये एक एक्विजिशन आई है 51% स्टेक का ANK होटल्स और प्राइड हॉस्पिटैलिटी पे, लगभग 204 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पे देख रहा है कि एक्विजिशन आई है। इंटरेस्टिंगली अब आपका फेस्टिव सीज़न भी आने वाला है, और जिस तरह जो बुलिश कॉल्स आ रहे हैं टेक्निकल मूव्स पे भी, वो देखने मिल रही है हमारे गेस्ट से। लेकिन एक फंडामेंटल व्यू लेना चाहेंगे इंडियन होटल्स के बारे में, कि जिस तरह इनकी ग्रोथ पैन आउट हो रही है और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉजिटिव ट्रिगर्स रहेंगे। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। शरद हियर, ज़रा बताएं इंडियन होटल्स पे आपकी क्या राय रहेगी? मॉर्निंग शरद, आई थिंक इंटरेस्टिंग स्पेस और ग्रोइंग स्पेस है, क्योंकि जितने होटल रूम्स हैं और जितने टूरिस्ट्स अपने देश में है, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल अराइवल्स, कहीं ना कहीं होटल स्पेसेस एटलीस्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कम पड़ने वाली है। हम होम स्टेज वगैरह की बात करते हैं, बट इवन दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लेस। नेक्स्ट वीकेंड, ये वीकेंड ही लॉन्ग वीकेंड है, आज आप कोई भी साइट पे जाइए,
आई थिंक यू आर नॉट गेटिंग स्पेस एनीवे, और जो रेट्स बढ़ गए हैं वो फिनोमिनल है, एंड दैट इज द स्टोरी ऑफ एवरी वीकेंड। और जब छुट्टी का माहौल आता है तब टिपिकली आई थिंक समर सीजन, विंटर सीजन, दिवाली के टाइम पे, तो कहीं ना कहीं आई थिंक व्हाट इंडियन होटल्स इज डूइंग, एक उनके ऑफरिंग्स के तरफ से, आई थिंक ईदर फ्रॉम एन एंट्री लेवल ऑफरिंग राइट टू सुपर प्रीमियम, यानी जिंजर से लेके राइट अप टिल दैट 7 स्टार लिविंग, एक एक मल्टीपल ऑप्शनैलिटीज अवेलेबल है कस्टमर्स के लिए। And at the same time, I think with a growing space, hospitality itself, revenue accretion जो इन्होंने targets दिए हैं 2030 तक का, बिल्कुल मुमकिन हो सकते हैं। Obviously, I think with a lot of leverage at play, margins में भी एक सुधार और stability के हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो very very interesting space। मुझे लगता है I think both types of businesses, leisure हो, MICE हो, business events हो, ये सारी चीजें I think grow ही होते रहेंगी, और इसलिए मुझे लगता है I think hotels as a space shall continue doing well. Obviously, I think valuations are always on the higher side. अगर आप mean standard deviation compare करेंगे पिछले 3 या 5 वर्षों के, तो I think it is way above mean standard deviation as we speak. But I think with all these factors at play, at least एक जो stability हम देखना चाहते हैं revenue growth में, margins में, bottom line performance में, वो शायद बरकरार रहे। तो जिनके पास इंडियन होटल है बिल्कुल बने रहे। We continue holding Indian hotels and ITC hotels as part of our portfolios. इंडियन होटल्स पे जो है होल्ड की राय है, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखे हैं, जिस तरह इनकी एक्सपेंशन हो रही है और नए सेगमेंट्स पे भी ये जा रहे हैं। मुथूट माइक्रो फाइनेंस, इनको एक बार लेके आते हैं, बहुत कमज़ोर नतीजे देखने मिले। पैट पे देखिए 95% का जो है गिरावट आया है, एसेट क्वालिटी में भी डिटोरिएशन देखने मिली है, और नेट इंटरेस्ट इनकम भी 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन है। कल के सेशन पे भी बात करें तो उतना भी खास हरे निशान में बंद नहीं हुआ, जहाँ पे हमने देखा कि ब्रॉडर इंडिसेस की अच्छी जो है रैली देखने मिली है। किरण, एक बार मुथूट माइक्रो फाइनेंस पे चार्ट चेक ले लें, पिछले 1 महीने में देखें तो स्टॉक लगभग 8% गिरा हुआ है, यहाँ से लगता है और गिरावट देखने मिल सकती है। मुथूट फाइनेंस की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस प्रकार के चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं डेली चार्ट के ऊपर, डेफिनेटली तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए जिनके पास भी है। 2500 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर 2500 का लेवल ब्रेक होगा तो स्टॉक में और ज्यादा गिरावट आ सकती है। स्टॉक में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन जैसा लग रहा है हमें, क्योंकि वॉल्यूम्स के साथ गिरावट आ रही है, साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर भी न्यूट्रल जोन के अंदर है, तो थोड़ा कॉशियस है। नई खरीदारी तो अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन जिनके पास है वो 2500 की स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बने। बिल्कुल होल्ड की राय है, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल से थोड़ी कंसर्न ज़रूर है, तो इन लेवल्स पे जो है ज़रूर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के उस पार जो है अहम टेक्निकल कॉल्स, मार्केट ओपनिंग, सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे हमारी नज़र रहेगी। आप देख रहे हैं मार्केट्स लाइव, और एट दिस प्रेजेंट पॉइंट बस 1.5 मिनट में मार्केट का प्री ओपन सेशन खुल जाएगा। करेंसी की शुरुआत होगी, रुपए की चाल पर हमारी नजर है, और कल की भारतीय बाजार की तेजी के बाद क्या वो तेजी आगे बढ़ती दिखती है या नहीं, इस पर फोकस रहेगा। कल हमने 24,585 के स्तर निफ्टी में देखें, ऑलमोस्ट 200 अंकों की मजबूती के साथ बढ़िया बढ़त पर नए इंपॉर्टेंट लेवल्स और 24,600 से बिल्कुल नजदीक जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई। बैंक निफ्टी में भी सरकारी बैंक खेमों के बदौलत अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला था, और बेंचमार्क्स ही नहीं ब्रॉडर मार्केट्स में भी काफी अच्छी तेजी और एक्शन पैक्ड कामकाज देखने को मिला था। इसी तेजी को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहेंगे हम, लेकिन देखते हैं मार्केट इस वक्त जब खुलते हैं आज किस तरह की तस्वीर हमें दिखाते हैं। लेकिन ऐसे में फेस्टिवल ट्रेंड की बात, अब नया फ्लेवर, और मयूरेश आपसे एक टेक यहाँ पर जानना चाहूँगी, बिकॉज ये एक ऑब्जर्वेशन जो हम हमारे व्यूअर्स को समय से पहले ही बताना भी चाहते हैं और उनका ध्यान वहाँ खींचना भी चाहते हैं। देखिए, फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो जाएगी अब 15 अगस्त के ठीक बाद। जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, ढेर सारे नवरात्रि, ये सारे फेस्टिवल्स होंगे, और इस फेस्टिवल सीजन को अगर प्ले आउट करना है, और इट्स अ गुड टाइम एक्चुअली टू स्टार्ट विद, कंजम्पशन स्टोरी में कहाँ पर नजर होनी चाहिए?
तो मानसी आई थिंक इट्स अ ह्यूज स्पेस और मुझे लगता है आई थिंक कंजम्पशन में हम एफएमसीजी को पहले बारीकी से देखते हैं। यहाँ पे आई थिंक एक मैक्सिमम एडवांटेज आ सकता है। वॉल्यूम्स को लेके इनपुट कॉस्ट्स अच्छे खासे कम हो चुके हैं और इसलिए जो लेवरेज काफी बैलेंस शीट पे आ सकता है विद वेरी गुड वॉल्यूम ग्रोथ, मार्जिन एक्सपेंशन एंड ऑपरेटिंग लेवरेज बीइंग प्लेड आउट, ये काफी एविडेंट हो सकता है। तो स्टॉक्स लाइक मैरिको एज एन एग्जांपल, stocks like Tata Consumer as an example, ये बिल्कुल आपके नजर में रहनी चाहिए। If you continue holding stocks like an HUL, they obviously remain top of your list. Obviously, I think apparel makers, जो domestic apparel makers हैं, यहाँ पे भी फोकस रहना चाहिए क्योंकि I think as discretionary spending will grow, urban और rural India दोनों with attractive price points जो domestic apparel makers देते हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक एक जो हम उम्मीद लगाए बैठ सकते हैं वॉल्यूम ग्रोथ की, सेम सेल्स स्टोर ग्रोथ की, जो अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट्स पे ये ऑपरेट करते हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक बैलेंस शीट ग्रोथ कैन बी वेरी वेरी गुड इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो स्टॉक्स लाइक विशाल मेगा मार्ट एज एन एग्जांपल, वी मार्ट रिटेल, जिनका एक बहुत बड़ा प्रेजेंस है रूरल और सेमी अर्बन इंडिया में, यहाँ पे आई थिंक जो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ सकती है, दैट कैन बी क्वाइट ह्यूमंगस। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक ये दोनों के पास जो एक मिक्स है एपरल्स का, एफएमसीजी का, अदर एफएमसीजी का, आई थिंक इट्स वेरी वेरी अप्रोप्रिएट टू प्रॉब्ली लुक एट कंजम्पशन एज अ थीम। लास्ट बट नॉट लीस्ट आई थिंक अल्को बेवरेजेस एज अ स्पेस इज समथिंग दैट वी इन आवर ओपिनियन कैन कंटिन्यू डूइंग वेल। यस, हमने सिलेक्टिव प्राइस हाइक्स जरूर देखे हैं इन सर्टेन स्टेट्स। इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन व्हेन इट कम्स फॉर अल्को बेवरेजेस, वो मोलासिस की कीमतें हो, कांच की कीमतें हो, आर लुकिंग वेरी वेरी स्टेबल। और इवन इफ कंपटीशन कम्स थ्रू, मुझे लगता है आई थिंक आवर कंपनीज आर मेकिंग वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स एज वी स्पीक। तो आई थिंक ऑब्वियसली फेस्टिविटीज के साथ नहीं है, बट विद कंजम्पशन एज अ थीम, आई थिंक इवन अल्को बेवरेजेस शुड डू वेल। हमारे ओपिनियन में आई थिंक ये तीन प्लेसेस सिलेक्टिव विद सिलेक्टिव स्टॉक्स काफी अच्छे करनी चाहिए अगले कुछ दिन। एंटर द कंजम्पशन स्टोरी या फेस्टिवल सीजन से ठीक पहले समझें आप कि कहाँ पर आप खरीदारी करते हैं, कहाँ पर डिमांड बढ़ती है, उन्हीं स्पेसेस से ताल्लुक़ रखने वाले स्टॉक्स में एंटर करने का ये सही समय है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे। रुपए की ओपनिंग हो चुकी है, 4 पैसे कमजोरी के साथ रुपया खुला है। 87 रुपये और 66 पैसे के मुकाबले 87 रुपये और 70 पैसे पर रुपए की ओपनिंग होती हुई डॉलर के मुकाबले रुपया इस वक्त 4 पैसे की कमजोरी के साथ खुलता हुआ प्री ओपन लेवल्स हैं हमारे सामने। लेकिन 9:08 पर इन्हें एक बार टच बेस करते हैं जब ये सेटल होते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल चंदन तापड़िया भी जुड़ गए हैं। चंदन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बाजार बस खुलने ही वाले हैं, चंद मिनट 12 से 15 मिनट बचे हुए हैं। बताइए आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मानसी जी और सभी पैनलिस्ट। और आपने मयूरेश जी से फेस्टिव की बात की और आई थिंक हमारा फेस्टिवल तो आज से स्टार्ट हो गया। बीइंग ए मारवाड़ी एंड राजस्थानी, वी आर सेलिब्रेटिंग तीज टुडे। सो बिल्कुल फेस्टिव वाइब है और मार्केट भी कल कहीं ना कहीं रिकवरी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। त्योहार पिछले की 3 दिनों आपको से आप ढेरों देखोगे निफ्टी शुभकामनाएं। ने, जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सो बिल्कुल पिछले 3 दिनों से देखें तो इंडेक्स 24,350 के लेवल को होल्ड कर रहा है। हालांकि ट्रम्प के टेंट्रम की वजह से वीकली चार्ट में इंडेक्स लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। कल के दिन एक मैसिव रिकवरी हुई थी, पुट कॉल रेशियो में एक बड़ा सर्ज हुआ था, बट फॉलो अप इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से आज के दिन यदि बाजार में 50 से 70 पॉइंट का भी फॉलो अप आ जाता है तो बाजार में शॉर्ट टर्म के लिए एक बार के लिए रिवर्सल के साइन बन जाएंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं 24,442 और 24,350 दो मेजर सपोर्ट के तौर पे लेवल को यूज करना चाहूंगा। और बाजार यदि आज थोड़ा सा भी स्टेबल हो जाता है देन लोअर टॉप लोअर बॉटम का निगेशन होना जरूरी है फॉर 24,750 काइंड ऑफ टारगेट। सो कल की रिकवरी के बाद स्टेबिलिटी और फॉलोअप चाहिए एंड आई थिंक विच माइट गिव सम ट्रिगर फॉर द अपमूव। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करें तो 55,555 यानी 55,555 को होल्ड करना जरूरी है फॉर रिकवरी ऑफ 500 to 700 पॉइंट्स फ्रॉम करंट लेवल। और अच्छी बात है कल के दिन काफी सेलेक्टिव सेक्टर्स में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, जैसा कि न्यूज एंड बिजनेस, पीएसयूज। आई थिंक अगेन वहां पे फोकस करना चाहिए। एब्सोल्युटली। स्पेसेस और इंडेक्सेस पर एक टेक आपने दिया चंदन, स्टॉक स्पेसिफिक आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे? बिल्कुल मानसी जी, देखिए जैसा कि हम बात कर रहे थे कि निफ्टी पीएसयू बैंक्स में एक बड़ा बॉटम आउट अप्रोच देखने को मिला है। इनफैक्ट मेरा तो मानना है कि पीएसयू बैंक्स के ईटीएफ को लिया जा सकता है अगले 2-3 महीने के लिए फॉर ए पोटेंशियल प्रोबेबल टारगेट ऑफ 10 to 15% इन द एंटायर बास्केट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने काफी अच्छा बॉटम दिखाया है, इवन इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, ऐसा लग रहा है सब में काफी अच्छा सर्ज बनना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इंडियन बैंक पे खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा
एक टेक्निकल चार्ट सेटअप देखें तो डेली और वीकली चार्ट में एक बुलिश पोल एंड फ्लिक पैटर्न बन रहा है, एक मेजर ब्रेकआउट हुआ है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड बैंक्स यहाँ पे है 655 660 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है। तो इंडियन बैंक पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 663 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 700 प्लस तक के इमीडिएट टारगेट बनने चाहिए। उसके अलावा न्यूज एंड बिजनेस पे हमारा पॉजिटिव रवैया है, चाहे आप पेटीएम की बात करें, इटर्नल की बात करें, पॉलिसी बाजार, डिलीवरी, तो पेटीएम पे खरीदारी की सलाह होगी। पिछले लगभग 13-14 दिन का कंसोलिडेशन, वॉल्यूम सर्ज, ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी सब इंडिकेट कर रहे हैं कि नया मोमेंटम बनना चाहिए। 1095 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 1165 1175 तक के टारगेट बनेंगे। सो न्यूज एंड बिजनेस एंड पीएसयू पे पूरा हमारा फोकस है। राइट, तो चलिए पीएसयू बैंक के ईटीएफ पर एक बार फोकस होना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक इंडियन बैंक पर भी नज़र होनी चाहिए। टारगेट 700 के, बाय कॉल इनिशिएट करने की राय। 663 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। 677 के लेवल्स पर कल हमने इसमें क्लोजिंग देखी है। अच्छा एक्शन, पेटीएम के चार्ट्स में भी मजबूती के पूरे आसार। 1150 के लेवल्स, 1125 के स्तर तो हम देख चुके हैं। 1150 के लेवल्स भी नज़र आ सकते हैं। 1095 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको मेंटेन करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ किरण जी, हेल्थ केयर सेक्टर पर भी एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट्स देखें, प्री ओपन में हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट यहाँ पर नज़र ज़रूर आ रही है। और नॉट जस्ट हेल्थ केयर, डिफेंस फार्मा का स्पेस जो है डिफेंसिव के तौर पर परफॉर्म कर रहा था। अभी पिछले दिनों टैरिफ के फ्रंट पर जो खबरें आई उसके चलते एक ब्रीदर ज़रूर है, लेकिन अदरवाइज फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर स्पेस में कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो आपको पसंद आती है? वैसे ओवरऑल अगर हम निफ्टी फार्मा की बात करें तो निफ्टी फार्मा अपने बॉटम मूविंग एवरेज के नीचे जरूर ट्रेड कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 21,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक 21,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, एक शॉर्ट टर्म बाउंस यहाँ पे डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। और इसके अंदर हमें लग रहा है कि हॉस्पिटल स्टॉक्स के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। तो हॉस्पिटल स्टॉक्स में अपोलो हॉस्पिटल लुक्स वेरी मच प्रॉमिसिंग। प्रीवियसली भी हमने देखा था 71-7200 के आसपास का ब्रेकआउट, उसके बाद 76-7700 तक के टारगेट्स देखे थे हमने। वहां से वापस ही अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास है। स्टॉक में 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है, तो कहीं ना कहीं अपोलो हॉस्पिटल 7200 7100 के बीच में लॉन्ग कर सकते हैं। 7100 के नीचे का एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर 7100 ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर चांसेस कि हम 7600 तक के लेवल अपोलो हॉस्पिटल में देख सकते हैं। राइट, अपोलो हॉस्पिटल के लिए ये एक टेक मिलता हुआ और प्री ओपन में भी और बाजार खुलने के साथ भी स्टॉक पर हम नज़र ज़रूर रखेंगे। 7600 तक के लेवल्स भी एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और शरद हमारे साथ 9 के नवरत्न की लिस्ट लेकर अब जुड़ गए हैं। शरद बताइए। बिल्कुल, शुगर स्टॉक्स पे नज़र रखेंगे, खासकर कि बलरामपुर चीनी मिल्स पे। जिस तरह फूड जॉइंट सेक्रेटरी की जो है अहम बात सामने आई कि इथेनॉल पुश जो है किया जाएगा और ओवरऑल लगभग 40 से 50 लाख टन शुगर्स की जो है आप कह सकते हैं कोटा इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए रहेगा अगले सीजन में। नोवेलिस की बात करें, इंडाल्को की यूएस आर्म है, यहाँ पे मिले जुले नतीजे देखने मिल रहे हैं। पैट में इम्पैक्ट आई है रिस्ट्रक्चरिंग के वजह से और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी जो है उसके कारण जो है ओवरऑल नंबर्स जो हैं थोड़ा आपको वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं। एडजस्टर एबिटा टर्न भी जो आंकड़े आए हैं वो भी अनुमान से कम है। प्राज इंडस्ट्रीज कमज़ोर नतीजे आए हैं। यूएस का जो मार्केट में डिले आया है टैरिफ्स के इशू है उसके कारण उनके बिजनेस में जो है भारी गिरावट देखने मिली है और डोमेस्टिक मार्केट में भी वीक एग्जीक्यूशन रहा है। मुनाफा लगभग 94% का डिग्रोथ दिखाया है। मुथूट माइक्रो फाइनेंस कमज़ोर नतीजे आए हैं। एसेट क्वालिटी में भी जो है बड़ी गिरावट देखने मिली है और नेट इंटरेस्ट इनकम वो भी 17% डाउन है। एस्ट्रल की बात करें तो कमज़ोर नतीजे आए हैं और लगभग 80% स्टेक जो है नेक्सेक्लॉन में लेने वाले सीपीवीसी प्रोडक्शन करने के लिए। और अब यहाँ पे देखिए मार्जिन्स में भी 200 बेसिस पॉइंट्स का जो है गिरावट देखने मिला है। गाइडेंस हालांकि उतनी ख़राब नहीं है, वो कह रहे हैं कि डिमांड इंप्रूव हो रही है, लेकिन अर्निंग्स के कारण भारी पिटाई है। इंडियन होटल्स, एनके होटल्स और प्राइड हॉस्पिटैलिटी में 51% स्टेक की एक्विजिशन करेंगे। 204 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रहेगा। वही जेएसडब्ल्यू स्टील न्यूट्रल इम्पैक्ट है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट को अभी तक रिजर्व कर लिया। थोड़ी सी पॉजिटिव ज़रूर रहेगी भूषण पास स्टील के केस में। शिपिंग स्टॉक्स, जी शिपिंग, एससीआई यानी कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन स्टॉक्स पे तेज़ी देखने मिल सकती है। सांसद ने मर्चेंट शिपिंग बिल 2025 को जो है पास किया है। और आखिरी स्टॉक ब्रोकिंग हाउस से रहेगा निप्पॉन लाइफ इंडिया। मोतीलाल ओसवाल मेंटेन बाय रखा है, टारगेट प्राइस 930 रुपीज़ पर शेयर रखा है और बुलिश है जिस तरह कंपनी अपनी ऑल्टरनेट बिजनेस और ऑफशोर बिजनेस को बढ़ा रहे हैं।
शुक्रिया शरद। तो ये सारे के सारे शेयर आपके आज फोकस लिस्ट में होने चाहिए। प्री ओपन के लेवल ऑलमोस्ट अब सेटल हो चले हैं और हल्की सी गिरावट पर शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। सिर्फ 20 अंक नीचे निफ्टी, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 70 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी बैंक में आप देखेंगे। और अच्छी बात है कि सपाट खुले, थोड़ा नीचे खुले ना, तो शायद मौके आपके लिए आज के सत्र में बन जाएंगे। लेकिन चंदन जी गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा कि पेटीएम में बड़ी अच्छी रैली रही, और सिर्फ पेटीएम नहीं, अब जो भी न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स थे, पेटीएम हो गया, पीबी फिनटेक हो गया, हुनासा होगा, ये सारे के सारे शेयर चल रहे हैं। तो ये एक खेमा तो एक्टिव हो गया है। टाटा मोटर में हमने तेजी अच्छी देखी, डिस्पाइट द फैक्ट कि नतीजे उतने कोई खास नहीं आए थे, लेकिन गाइडेंस जब रिटेन किया तो थोड़ी बाइंग उसमें भी आई। टाटा मोटर को लेकर आप कितने कन्विंस्ड है? आपको लगता है कि ये 650 रुपए के आसपास से एक हम थोड़ी पुलबैक वाली रैली देखेंगे शेयर में? बिल्कुल, देखिए आपने न्यूज़ एंड बिजनेस की बात की, तो मोस्ट ऑफ द न्यूज़ एंड बिजनेस में हमारा पॉजिटिव है, चाहे पेटीएम, इटर्नल और डिलीवरी और इन सब की बात करें। और टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स एक थोड़ा सा ट्रिकी काउंटर है। कल के दिन यहाँ पे एक मैसिव रिकवरी देखने को मिली थी, 627 से लेके 655 तक का मूव आया, बट कंसर्न है कि फॉलो अप बाइंग आए, और ये काउंटर का नेचर थोड़ा वोलेटाइल है। आज के दिन इसको 655 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है। 655 के ऊपर होल्ड होता है तो फिर यहाँ पे 675 680 तक के लेवल बनेंगे, तो शॉर्ट टर्म रिवर्सल के साइन बन रहे हैं। बट याद रखें टाटा मोटर्स थोड़ा वोलेटाइल नेम है, फॉलो अप आने से यहाँ पे ध्यान दें, अदरवाइज थोड़े बहुत उठापटक के माहौल यहाँ पे बन सकते हैं। उठापटक के माहौल बन सकते हैं। एक काम करते हैं कि सरकारी बैंक में मौके कहां पर अच्छे हैं, क्योंकि कल हमने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बढ़िया तेजी रही, लेकिन अगर आप थोड़े छोटे बैंकों की बात करें तो हमने देखा कि इंडियन बैंक और पीएनबी में भी तेजी ठीक ठाक रही। चंदन जी आप ही गाइड कीजिए जरा, अगर पीएनबी और इंडियन बैंक दोनों में से अगर एक शेयर चुनना हो तो आपका कन्विक्शन कहां पर ज्यादा है? कन्विक्शन इंडियन बैंक है, और हम ऑलरेडी बैंक्स की यहाँ पे बात कर चुके हैं कि मुझे काफी अच्छा सेटअप लग रहा है। इनफैक्ट यदि कोई इंट्राडे से लेके 1-2 महीने की बात करें, मेरा ऐसा मानना है मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंक्स यहाँ पे 10-15% के रिटर्न देखने को दिखाते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट हमने यहाँ पे पीएसयू ईटीएफ की भी बात की। इंडियन बैंक मेरा मानना है कि पॉजिटिव मूव बनना चाहिए, 663 के सपोर्ट से 700 तक के टारगेट बनने चाहिए। बट पीएनबी की भी बात करें तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे भी 103 रुपए के आसपास के बॉटम बने। पिछले लगभग हम 18-20 दिन की बात करें तो 115 से 103 के डिक्लाइन के बाद अब एक लोअर टॉप लोअर बॉटम के निगेशंस डेली चार्ट में बन रहा है। तो आई थिंक 103 के सपोर्ट से 111 तक के स्विंग पीएनबी में भी देखने को मिलेंगे। ये टेक इस वक्त हमें मिलता हुआ, लेकिन साथ साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर ओएनजीसी एक बार प्री ओपन लेवल्स को देखते हुए किरण जी क्विक व्यू आपसे जानना चाहेंगे। अगर ओएनजीसी का हम डेली प्राइस चार्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार के चार्ट पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि करंट मार्केट प्राइस से अगर लॉन्ग करना है तो कर सकते हैं। एक अच्छा खासा बेस बना है 230 225 का, सो 225 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड रखिए, और ऊपर में जो इसका मूविंग एवरेज क्लस्टर है 250 255 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो डेफिनेटली मेरे को लग रहा है 225 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग किया जा सकता है। 225 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप ओएनजीसी को लॉन्ग कर सकते हैं। 233 रुपए का भाव है, लेकिन देखते हैं कि नतीजे किस तरह के आते हैं ओएनजीसी के। आज जो शेयर थोड़े से ऊपर सेटल हुए हैं, कल हमने देखा था कि हीरो मोटो में सबसे ज्यादा गिरावट थी 0.9% की। हीरो मोटो आधे % के गेंस के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। एलएनटी में तेजी अच्छी बनी, एलएनटी अपनी तेजी को कंटिन्यू करेगा। आज ये किरण जी के पिक्स में भी शामिल था ये शेयर। इसके अलावा कंजम्पशन में हम देखेंगे कि नेस्ले में थोड़ी सी तेजी पर शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। एसबीआई भी हल्के से हरे निशान में खुलने के संकेत दे रहा है, लेकिन नतीजों से पहले हिंडाल्को करीब 2-2.25% ये नीचे खुलेगा। टाटा मोटर्स पर हल्का सा दबाव हम देखेंगे। रिलायंस कल हमने देखा था कि सेकेंड हाफ में बढ़िया रिवर्सल रिलायंस के शेयर में आया था और तेजी अच्छी बनी थी। थोड़ी सी नरमी पर खुलने की रिलायंस संकेत दे रहा है। अगर कुछ और हम शेयरों की बात करें तो पावर में कल चंदन जी कल बढ़िया मूव रहा। पीएफसी हमने देखा, अडानी पावर चलते हुए देखा, टोरेंट पावर का शेयर चल रहा था। कोई पावर शेयर अभी आपके रडार पर है क्या? देखिए, आप पावर काउंटर्स की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन को जब पूरा मार्केट रिकवर हुआ तब रिकवरी देखने को मिली। मैं फोकस करूंगा पीएफसी पे, और इसलिए भी पीएफसी पे ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे बीटा कंपैरेटिवली लोअर एक बड़ी रेंज में फंसा हुआ है। पिछले काफी महीनों से हम देख रहे हैं नीचे में 400 नहीं तोड़ता है
ऊपर में लगभग 440 जाता है, और जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों से 400 405 का सपोर्ट बना है, थोड़े से अपसाइड के मुंह यहाँ पे बनने चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हो। इमीडिएट में 410 का सपोर्ट लगा सकते हो, ऊपर में 432 तक के टारगेट के लिए। तो आई थिंक पीएफसी कुड बी वन आइडिया इन पावर, जहां पे पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपने यहाँ पे टोरेंट पावर की बात की, वहां पे बॉटम आउट अप्रोच देखने को मिले, लोअर टॉप लोअर बॉटम के निगेशन बने, तो मेरे हिसाब से 1310 के सपोर्ट से एक बार के लिए 1390 तक के टारगेट बन सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। तो पावर में आपकी नजर कहां पर होनी चाहिए? पीएफसी के लिए, पीएफसी को लेकर चंदन जी काफी ज्यादा बुलिश दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं कि आज किस तरह की ओपनिंग होती है शेयर की। चलिए, बाजार का ओपनिंग बेल बस बजने ही वाला है 2 सेकंड में, और निफ्टी खुला है करीब करीब 40 अंकों की गिरावट के साथ। निफ्टी बैंक की बात करें तो जो गिरावट है करीब 200 अंकों के आसपास की है। 55,300 के आसपास निफ्टी आपको दिखेगा। निफ्टी बैंक में थोड़ी गिरावट ज्यादा है निफ्टी के मुकाबले। अपॉर्चुनिटी वहां पर मेरे हिसाब से हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा बनती देखिए। देखते हैं कि लेवल्स कहां पर सेटल हो जाते हैं। निफ्टी की बात करें, 35 अंकों की हल्की सी गिरावट, 24,550-60 के आसपास आप इस वक्त ट्रेड होते हुए देखेंगे। इंडेक्स को जरा सेटल होने देते हैं। इंडिया विक्स 1 महीने की ऊंचाई पर तो पहुंचा था, आज थोड़ी सी स्पाइक हम देख रहे हैं 12.25 का इंडिया विक्स से। हालांकि बाजार की जो शुरुआत हुई है, एडवांस डिक्लाइन का रेशियो आपको शुरुआत में काफी अच्छा दिखेगा, 1150 शेयर ऊपर है। करीब 550 शेयर इस वक्त आपको गिरावट के साथ कारोबार करते हुए शुरुआत कर रहे हैं। एक भी शेयर निफ्टी में ऐसा नहीं है जहां पर 1% की तेजी हो। सबसे ज्यादा ऊपर टाटा स्टील आधे % की गेंस, विप्रो आधा % ऊपर, महिंद्रा एंड महिंद्रा आधा % ऊपर, सन फार्मा में भी आधे % की तेजी, बजाज फिनसर्व में भी करीब करीब आधे % के आसपास की मजबूती है। लेकिन गिरावट कहां पर है? आईसीसी बैंक, ऐसा लगा कि कल ये शेयर संभल गया, लेकिन आज फिर से कल जो स्थिति थी उसी तरह की गिरावट हम देख रहे हैं। आईसीसी बैंक में 1% के आसपास की नरमी पर शुरुआत हुई है। हिंडाल्को कमजोर है शुरुआत में करीब 1.25%। एचडीएफसी बैंक कल ऊपर था 1%, लेकिन ये एचडीएफसी बैंक में कमजोरी, और दोनों ये बैंकिंग दिग्गज मिलकर बाजार को नीचे खींचने का काम कर रहे हैं, और उनका साथ दे रहा है कोटक बैंक का शेयर भी। आधे % के आसपास की गिरावट हम कोटक बैंक के शेयर में देख रहे हैं। एक्सिस बैंक के शेयर में भी नरमी है। तो जो 4 बड़े दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग है वहां पर हम देख रहे हैं थोड़ी सी प्रेशर शुरुआती सत्र में। इटर्नल के शेयर में भी कमजोरी है, और नतीजों से पहले अपोलो हॉस्पिटल का शेयर भी आपको कमजोर दिखाई देगा। तो इसके चलते हम देख रहे हैं कि शुरुआत जो हुई है थोड़ी सी ना लैकलस्टर बाजार की हुई है। लेकिन पावर में हम पूछ भी रहे थे चंदन जी से कहाँ मूव मिलेगा। पावर एनर्जी में आज भी हम देख रहे हैं अच्छी तेजी है। एसजेवीएन आपको ऊपर दिखाई देगा, आईजीएल में करीब 1% के आसपास की तेजी है। आईटी में एम्फेसिस 1% ऊपर है। लेकिन एस्ट्रल नतीजे इसकी वीक आए, और एस्ट्रल की गिरावट है करीब 4% के आसपास की। और प्राइवेट बैंकों में आरबीएल बैंक में भी थोड़ी नरमी हम देख रहे हैं। मुथूट फाइनेंस करीब 1.5% नीचे कारोबार कर रहा है। तो शुरुआत थोड़ी सी नेगेटिव हुई तो है बाजार की। 55,300 के आसपास निफ्टी बैंक आपको दिखाई देगा। बड़े मूव्स बाजार में कहां पर है, कहां पर बड़ी तेजी पर शुरुआत हुई है? तो जेम फाइनेंशियल आपको ऊपर दिखेगा करीब 4.5%। अशोका बिल्डकॉन के नंबर अच्छा है, 3% ऊपर ये दिखेगा। फार्मा में फाइजर करीब 1.25% ऊपर है। बाकी ज्यादा एक्शन हमें फिलहाल बाजार में दिखाई दे नहीं रहा है। अगर हम गिरने वाले शेयरों की अगर हम बात करें तो एस्ट्रल सबसे ज्यादा कमजोर है। इसके अलावा केएनआर कंस्ट्रक्शन में वीकनेस है करीब 2.25% के आसपास की। स्नाइडर इलेक्ट्रिक कमजोर है, 4% के आसपास की गिरावट इसमें हमें देखने को मिल रही है। बाटा में कमजोरी है, और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मणप्पुरम फाइनेंस हो गया, और हिंडाल्को 1% नीचे। गार्डन रीच में भी 1% के आसपास की कमजोरी पर कारोबार होते हुए देख रहे हैं। निफ्टी ऑलमोस्ट सपाट है, 12-13 अंकों की हल्की सी नरमी है। निफ्टी बैंक करीब 200 अंक नीचे, और उसकी गिरावट की वजह यह है कि निफ्टी बैंक में जो बैंकिंग शेयर्स हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है, और सारे के सारे बड़े जो प्राइवेट बैंकिंग हैं, आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सारे के सारे लाल निशान में दिखाई देंगे। लेकिन सरकारी बैंकों से सपोर्ट कायम है। पीएनबी और एसबीआई थिन गेंस के साथ आपको ऊपर ये दिखाई देंगे। और इसके अलावा बीओबी में करीब 0.25% के आसपास की तेजी पर इस वक्त कारोबार हो रहा है। अगर हम सेक्टर की बात करें, सेक्टर जरा चेक कर लेते हैं कि इस सेक्टर का एक्शन आज कहां पर है। तो आईटी से सबसे ज्यादा सपोर्ट है, 0.5% ऊपर ये इंडेक्स है। ऑटो में 0.25% से थोड़ी ज्यादा की तेजी है। मेटल इंडेक्स में 0.25% के आसपास की
तेजी हम देख रहे हैं, लेकिन जो दबाव है वो है प्राइवेट बैंकों वाले खेमे से बाजार में। और इनफैक्ट प्राइवेट बैंकिंग और निफ्टी फाइनेंस ये बस दो ही इंडेक्स हैं जो बाजार में आपको कमजोर दिखाई देंगे। अदरवाइज बाजार का माहौल उतना कोई निराशाजनक नहीं है। निफ्टी सिर्फ 6-7 अंक नीचे कारोबार करता दिखाई देगा और एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी बेहतर है। 1500 शेयर मजबूत हैं, करीब 700 शेयर इस वक्त कर रहे हैं गिरावट के साथ कारोबार। चलिए सीधे एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और वक्त गवाएंगे नहीं, उनसे समझते हैं ओपनिंग ट्रेड्स। स्वागत है आपका ओपनिंग ट्रेड में। और बाजार की अगर शुरुआत की बात करें तो अभी भी जो है थोड़ी नेगेटिव बायस है, लेकिन रेंज बाउंड है और अर्निंग स्पेसिफिक ही मूव सबसे ज़्यादा देखने मिल रही है। अगर आप टॉप गेनर्स की बात करें या बड़े लूजर्स की बात करें, और अभी धीरे धीरे करके बाजार डाइजेस्ट कर रहा है ग्लोबल क्यूज़ को भी, और अर्निंग सीजन की भी कंप्लीशन आ रही है। लेकिन चलिए ओपनिंग ट्रेड्स पे चलते हैं। किरण, आपके ओपनिंग कॉल्स क्या रहेंगे? जिस तरह से मार्केट ओपन हुआ है और नीचे से जिस तरह से रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लार्ज कैप स्टॉक्स के साथ बने रहना चाहिए, क्योंकि कल की एक अच्छी खासी तेजी के बाद देयर आर चांसेस कि मार्केट थोड़ा साइडवेज या तो एक छोटी रेंज में घूमता रहे, लेकिन यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट काफी अच्छे रहेंगे। तो रिलायंस के ऊपर हमारा नजर है। रिलायंस आप देखोगे तो 1390 का एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। 1395 उसकी 100 डेज मूविंग एवरेज भी है। लग रहा है कि आज के दिन में रिलायंस में एक अच्छा खासा मूव आना चाहिए। तो रिलायंस आप करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करके जा सकते हैं। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो हमें एज इंट्राडे मेंटेन करना है वो 1374 का है। 1374 अगर ब्रेक नहीं करता है तो देयर आर चांसेस कि हम 1410 1420 तक के लेवल्स 1 से 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। तो रिलायंस डेफिनेटली यहाँ से लॉन्ग करके जा सकते हैं। जी बिल्कुल, रिलायंस देखिए डेज हाई पे भी आ गया है और अगस्त 29 को इनका बहुत अहम एजीएम भी है। तो देख रहे हैं कि एक बुलिश नज़रिया जो है बनते जा रहा है। यहाँ पे देखिए टारगेट प्राइस 1420 का है, स्टॉप लॉस 1374 का है। किरण की तरफ से आ रहे हैं। तेजस, आपके क्या रहेंगे ओपनिंग कॉल? और सभी दर्शकों को और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो आज की जो मेरी ओपनिंग ट्रेड है वो L&T लिमिटेड है। स्टॉक क्लियरली आउट परफॉर्मर रहा है रिसेंट टाइम्स में पोस्ट द रिजल्ट अनाउंसमेंट, और एक फ्लैग फॉर्मेशन हुआ है डेली चार्ट पे। काफी अच्छे स्ट्रेंथ के बाद स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया था, और कल के सत्र में स्टॉक ने एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी फॉर्म किए और आज फॉलोअप बाइंग भी आ रहा है स्टॉक में। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए L&T में। इसमें आपको स्टॉप लॉस रखवाना है 3595 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 3740 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 3810 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो FMCG स्पेस से है, क्योंकि मार्केट में चॉपीनेस ज्यादा है। इट्स बेटर टू स्टे इन डिफेंसिव स्टॉक्स एज वेल। तो डाबर मेरा दूसरा पिक है। कल के सत्र में अगर देखेंगे तो स्टॉक ने जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है और 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसके करीबन से सपोर्ट लेके बाउंस दिया है। एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी फॉर्म हुआ है डेली चार्ट पे, जो एक पॉजिटिव रिवर्सल कैंडल है। तो डाबर में करंट भाव पे डिप में खरीदारी की जा सकती है विद स्टॉप लॉस बिलो 495। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 525 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 540 का। जी बिल्कुल। और चंदन सर, आपसे भी जानना चाहूँगा, डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स पे भी खास करके जो है नज़र है हमारी, और निफ्टी एक छोटी सी नीजक रिएक्शन ज़रूर आया, लेकिन आपके क्या ओपनिंग ट्रेड रहेंगे सर? बिल्कुल, देखिए अच्छी बात है कि बाजार मॉर्निंग में कंसोलिडेट हो रहा है और नीचे आज जो हल्का सा डिप आया वो वापस खरीदारी में तब्दील हुआ है। मोमेंटम नहीं है, बट आज होल्ड करना बहुत जरूरी है। आज बाजार यदि इन्हीं लेवल पे होल्ड कर जाता है तो मेरे हिसाब से डेली और वीकली चार्ट में जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का सीक्वेंस है वो निगेट होते हुए नजर आएंगे। तो आई थिंक हम एक की मेक और ब्रेक लेवल पे खड़े हैं और यहाँ पे फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक सिलेक्टिव काउंटर जो लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि रिलायंस है या फिर L&T है, इन सब में पॉजिटिव रुझान देखने को मिलेगा। और मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा इंडिगो पे। इंडिगो में देखिए कहीं ना कहीं उड़ान बन रही है और काउंटर में एक बड़ा कंसोलिडेशन पिछले काफी दिनों से देखने को मिला है। लगभग हम 32-33 दिनों से कंसोलिडेट हो रहे हैं, बट अब हायर बेस बन रहा है। कल का प्राइस पैटर्न इंडिकेट कर रहा है कि एक नई रैली अब काउंटर में बननी चाहिए। तो इंडिगो पे खरीदारी की सलाह है। 5800 का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, ऊपर में काउंटर 6050 तक के टारगेट छूने के लिए तैयार हो रहा है। 6050 तक के टारगेट्स इंटरग्लोब एविएशन पर 5880 इन लेवल्स पर एक बार एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा
सकती है। बाजार खुलने से ठीक पहले इंडियन होटल्स और कंजम्पशन स्पेस पर हमने बातचीत करी थी और अब एविएशन पर भी हमारे एक्सपर्ट की राय आती हुई दिख रही है। यहाँ से सीजनलिटी फैक्टर और फेस्टिव सीजन की डिमांड जो है इन तमाम स्पेसेस पर जरूर देखने को मिलेगी। इंडियन होटल्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। दिन के उच्चतम स्तर पर यह स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ चंदन 1.5% की तेजी 756 के लेवल्स पर इंडियन होटल्स में इस वक्त मजबूती के साथ कामकाज दिख रहा है। बिल्कुल मानसी, देखिए आपने जब काउंटर पूछे तो मेरे रेडार पे ये दो ही काउंटर थे शुरुआती ट्रेड में, इंडिगो और इंडियन होटल। फिर मैंने इंडिगो को सेलेक्ट किया। कहीं ना कहीं कंजम्पशन पे पूरा फोकस रहेगा और मेरा मानना है कि अब की बार की जो रैली रहेगी वो कंजम्पशन, पीएसयू और न्यूजेन के सेक्टर को ड्राइव करके आगे जाएगी। इंडियन होटल की बात करें तो लगभग पिछले 10-12 दिनों से ये काउंटर 732, 735 के जोन पे मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है और आज लगभग 13-14 दिन का कंसोलिडेशन हुआ है, तो पॉजिटिव बायस बनना चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे देखें तो 745 का सपोर्ट है। प्राइस स्ट्रक्चर बता रहा है 777 तक का स्विंग अभी बनना चाहिए। चलिए, ये एक राय इंडियन होटल्स पर 1.5% की तेजी पर यह स्टॉक ट्रेंड करता हुआ। लेकिन सुब्रोस के चार्ट को एक बार पुल अप करेंगे और सुब्रोस जो है हमारी खास सेगमेंट डीप डाइव रिसर्च का हिस्सा रहा है और सुब्रोस के साथ साथ टीटागढ़ रेल को भी पुल करना चाहिए। यहाँ पर भी पॉजिटिव व्यू और हमारी इसी खास सेगमेंट डीप डाइव रिसर्च का हिस्सा टीटागढ़ रेल भी रहा है। दोनों स्टॉक्स में बढ़िया मजबूती के साथ इस वक्त कामकाज देखने को मिल रहा है। तेजस जी, दोनों स्टॉक्स पर आपसे टेक जानना चाहेंगे। ओपनिंग के खिलाड़ी में हम इसे एडअप कर रहे हैं। करीब 5% की तेजी टीटागढ़ रेल के स्टॉक में हम देख रहे हैं 813 के लेवल्स और सुब्रोस भी अगर आप देखेंगे फंडामेंटली कई सारे फैक्टर्स ट्रिगर्स मिलेंगे जो कि पॉजिटिव हैं दोनों के लिए। रेलवे स्टॉक्स भी ऑर्डर विंस के चलते, इन पर्टिकुलर टीटागढ़ रेल ऑर्डर विंस के चलते काफ़ी फोकस रेडार पर रहता है। अच्छी मजबूती है और हमने हमारे इस खास सेगमेंट में इन स्टॉक्स को जब से चुना तब से लेकर अब तक का पोजिशनल बेसिस पर और शॉर्ट टर्म बेसिस भी काफ़ी बढ़िया ट्रेंड, अगर 3 महीने के चार्ट्स देखेंगे तो पाएंगे आप कितनी बढ़िया तेज़ी का ट्रेंड यहाँ देखने मिला है। दोनों के चार्ट्स पर तेजस जी, आपसे एक टेक आज के सत्र की जो तेज़ी उसे देखते हुए। देखिए, टीटागढ़ रेल की हम बात करें तो स्टॉक ने जो रिसेंटली स्विंग हाई बनाया था और उसका जो 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है जो करीबन 775 780 के करीबन है, वहां से ही कल के सत्र में थोड़ी सी रिवर्सल दिखाई है। चार्ट स्ट्रक्चर माइल्डली पॉजिटिव है। स्टॉक का काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया था, तो आज के सत्र में हम हल्की सी रैली देख रही है। मुझे लग रहा है जब तक ये 775 780 का जो सपोर्ट जोन है वो इंटैक्ट रहेगा तो ऊपर में ये स्टॉक ऊपर में 840 से लेके 850 तक जा सकता है। और सुब्रोस की हम बात करें तो सुब्रोस का भी चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो पॉजिटिव है। स्टॉक जो है लंबी अवधि की जो मूविंग एवरेज है उसके करीबन ट्रेड कर रहा है। इसकी जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो करीबन 730 के करीबन है और इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है 770 का। तो जब तक ये दोनों लेवल इंटैक्ट है मुझे लग रहा है ये स्टॉक में भी एक माइल्ड पुल बैक रैली आ सकती है जो स्टॉक को 855 से लेके 860 तक लेके जा सकता है। तो चलिए, ये टेक सुब्रोस, टीटागढ़ रेल जैसे स्टॉक्स पर, लेकिन बाजार पर इंडेक्सेस पर नजर होनी चाहिए। बढ़िया तेजी के साथ इस वक्त हम देख रहे हैं बाजार में ट्रेंड निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी यहां पर देखने को मिली है। 24,600 के लेवल्स को तो निफ्टी ने टच बेस कर ही लिया है और इनफैक्ट ये फ्राइडे सेशन ही था जब 24,400 के भी नीचे निफ्टी में गिरावट हाथ लगी थी, लेकिन वापस से बाजार अपनी तेजी की चाल को पकड़ते हुए 24,600 के पार इस वक्त निफ्टी ट्रेंड करता हुआ। निचले स्तरों से बढ़िया रिकवरी सेंसेक्स में भी आप पाएंगे और साथ ही बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा तेजी का मूव इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन इस तेजी में कुछ तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर बिकवाली का दबाव भी देखने को मिला है। जैसे ओपनिंग का खिलाड़ी है वैसे ही ओपनिंग का फिसड्डी स्टॉक भी हमारे पास है। एस्ट्रल लिमिटेड पर नजर होनी चाहिए। भारी गिरावट यहां पर आज के सत्र में देखी जा रही है। 5-5.25% तक की गिरावट के साथ 1309 के लेवल्स पर ये ओपनिंग के फिसड्डी के तौर पर हम इसे एडअप कर रहे हैं। लेकिन किरण जी, आपसे एस्ट्रल पर तो एक टेक जानना चाहूंगी ही। फर्दर कितना डाउनसाइड यहाँ पर नजर आ रहा है? तेजस जी, आपसे एस्ट्रल पर राय जानना चाहूंगी और उसके बाद मिड कैप आईटी प्ले पर चंदन जी से भी एक नजरिया लेना चाहूंगी मैं। तेजस, एक एस्ट्रल पर टेक दीजिएगा।
देखिए एस्ट्रल की हम बात करें तो स्टॉक के एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। आज भी एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ है जो दर्शा रहा है कि स्टॉक में काफी वीकनेस है। इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक मुझे लग रहा है 1250 तक भी जा सकता है। और आज का जो गैप डाउन एरिया है दैट विल लाइक एज अ स्टिफ रेजिस्टेंस, तो जब तक ये 1365 के ऊपर जाता नहीं है स्टॉक, मुझे लग रहा है दबाव जो है बना रहेगा और नीचे में 1250 तक के भी लेवल आ सकते हैं स्टॉक में। ये राय फर्दर डाउनसाइड एंटिसिपेटेड है, 1250 तक नीचे ये टूट सकता है 1307 के लेवल्स पर फिलहाल कामकाज। चंदन जी, आईटी सेक्टर से ही नतीजों के सीजन की शुरुआत हुई थी और टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस की जब नंबर्स आए उसके बाद मानो आईटी स्पेस से उम्मीदें ही गायब होती नजर आई, लेकिन वापस से कमबैक हम देख रहे हैं और वो कमबैक जो है मिड कैप आईटी पर इस वक्त नजर आ रहा है। कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट, एम्फैसिस, ये सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती के साथ कामकाज। आज के सत्र में निफ्टी आईटी इंडेक्स भी अगर आप देखें सो टॉप परफॉर्मिंग सबसे आगे खड़ा है, उसके ठीक बाद ऑटो और मेटल्स में हम मूव्स देख रहे हैं। लेकिन मिड कैप आईटी प्लेस में जो तेजी है इस पर आपकी राय क्या होगी? अब बिल्कुल मानसी जी, देखें कि निफ्टी आईटी ने 5 वीक के करेक्टिव मूव के बाद में फाइनली अब गिरावट में आ, थामने को नजर आया है और एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे देखने को मिले हैं। जहां तक हमारा मानना है कि इंडेक्स में भी फॉलोअप बनना चाहिए और निफ्टी आईटी भी कहीं ना कहीं सेलेक्टिव काउंटर में शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा। हालांकि देखिए काफी बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला था पिछले 30 दिनों में, काफी एक करेक्टिव मूव देखने को मिला, बट ऐसा लग रहा है कि सेलेक्टिव आईटी काउंटर्स यहाँ पे नीचे के लेवल पे सपोर्ट बेस्ड बाइंग बनाएंगे। इनफैक्ट आईटी के दिग्गज टीसीएस में भी बॉटम आउट अप्रोच बन रहा है, बट 3080 के ऊपर निकलेगा तभी वो बॉटम कंफर्म होगा। तो एक मिड कैप आईटी से नाम देखें तो मैं परसिस्टेंट पे फोकस करूंगा। जब पूरा आईटी गिर रहा है उसके बावजूद भी स्टॉक 13 दिनों से अपने आप को थामे है और गिरते हुए मार्केट में देखो सेक्टर और स्टॉक्स होल्ड करता है, वो इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं इनहेरिट स्ट्रेंथ है। और परसिस्टेंट सिस्टम में देखें तो 5200 एक मल्टीपल हर्डल का काम करता था पिछले 13-14 दिनों में और आज उसके ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 5200 के ऊपर आज यदि टिक जाता है तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर और फ्रेश सपोर्ट बेस्ड बाइंग भी देखने को मिलेगी। तो इसके लिए 5120 के सपोर्ट से 5400 तक के टारगेट परसिस्टेंट सिस्टम में देखे जा सकते हैं आईटी पैक में। ठीक है, 5400 रुपए के टारगेट के लिए परसिस्टेंट में आप खरीदारी कर सकते हैं। 1% की तेजी फिलहाल आपको दिखाई देगी और निफ्टी अब 30 अंकों की गेंस के साथ हम देख रहे हैं कि हरे निशान में है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो जो शुरुआती झटके लगे 55,200 के सपोर्ट तक ये इंडेक्स गया और वहां से लगभग 200 पॉइंट के आसपास की रिकवरी हम शेयर में इंडेक्स में आते हुए देख रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे बाजार को सपोर्ट करने के लिए आईटी, मेटल, ऑयल एंड गैस, ऑटो, ये कुछ सेगमेंट्स हैं जहां से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। टाटा स्टील लीडर है आज का, करीब 1.5% के गेन से। और हीरो मोटो कल हमने देखा था करीब 1% के आसपास से गिरावट आई थी। निफ्टी में सब तीन जो शेयर गिरे थे, सबसे ज्यादा हीरो मोटो में कमजोरी आई थी। हीरो मोटो में जो तेजी है वो है 1.25% के आसपास की। और रिलायंस कल की तेजी के बाद आज फिर से रिलायंस ने बाजार को सपोर्ट बढ़िया दिया है और आईटी और रिलायंस के सपोर्ट के बदौलत जो निफ्टी की जो तेजी है वो है करीब 50 अंकों की। तो जो कल की तेजी 250 अंकों की, करीब 50 अंक उसमें निफ्टी ने और जोड़ दी है और बेहतरीन रिकवरी हम देख रहे हैं दोनों के दोनों इंडेक्स में। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति बाजार में काम आती हुई निश्चित तौर पर दिख रही है। 24,650 के आसपास निफ्टी आपको दिखाई देगा। लेकिन बाजार में तेजी तो है, लेकिन एक शेयर जहां पर हम थोड़ी कमजोरी बढ़ते हुए और देख रहे हैं वो है बीएसई का। ट्रेडर्स की खास नजर रहती है। 2350 रुपए का भाव हो गया, यानी कि अगर आप 3030 रुपए से जोड़ेंगे जो इसका हाई था हाल का, वहां से लगभग 20 से 22% के आसपास की गिरावट बीएसई के शेयर में आ चुकी है। तेजस जी, बीएसई स्ट्रक्चर लगातार वीक हो रहा है। हालांकि पुराने रिकॉर्ड देखेंगे तो कमाई भी बहुत कराई है, उसके हिसाब से तो ये कुछ नहीं है गिरावट ही। लेकिन क्या आपको लगता है कि नरमी अभी शेयर में और बढ़ने वाली है बीएसई में? हाँ अभिषेक जी, लग रहा है जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी वीक हो रहा है। जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसके नीचे स्टॉक लगातार ट्रेड कर रहा है। 2500 से लेके 2550 के बीच में एक अहम रेजिस्टेंस जोन बन गया है। जब तक ये लेवल सरपास नहीं होता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, मुझे लग रहा है जो वीकनेस है वो स्टॉक में जारी रहेगी। 2280 का एक सपोर्ट है स्टॉक में, अगर ये ब्रेक होता है तो मुझे लग रहा है डाउनसाइड मोमेंटम एक्सेलरेट हो सकता है और इन दैट केस स्टॉक 2100 से लेके 2125 तक भी जा सकता है। 2100 के लेवल तक भी बीएसई गिर सकता है, यहां से खतरा भी टला नहीं है और गिरावट होगी। इसमें आप बॉटम फिशिंग करने की या फिर
फॉलिंग नाइफ की तरह इसको पकड़ने की कोशिश ना करें। लगातार ये हम देख रहे हैं कि नीचे ही आता हुआ आपको दिखेगा। निफ्टी बैंक सिर्फ जो कमजोरी रह गई है वो रह गई है 75 अंकों के आसपास की, और बहुत ही सॉलिड रिकवरी, करीब 220 अंकों की रिकवरी निफ्टी बैंक में लोअर लेवल से आज हम देख चुके हैं। और निफ्टी है 50 अंकों पर 24,600 के आसपास आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। कल के सत्र में एक और शेयर था जिसको लेकर हम एक्सपर्ट्स बुलिश थे, और वो शेयर है इंटरग्लोब एविएशन। आज फिर से हम देख रहे हैं कि इंटरग्लोब एविएशन की शुरुआत हुई है करीब आधे % ऊपर 6,000 रुपए वाले लेवल के अपने आसपास उसको टिका के रखे हुए हैं। थोड़ा नीचे आता है तो हम इंटरेस्ट बढ़ते हुए देखते हैं 5,912। चंदन जी, इंटरग्लोब एविएशन आपसे पहले भी हम कई बार राय ले चुके हैं, एक बढ़िया स्टॉक, फंडामेंटली भी। चार्ट्स बताइए वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं सर? बिल्कुल, हमने इस काउंटर की बात कर चुके हैं और इंडिको पे आई थिंक अभी हमने खरीदारी की सलाह दी है 6050 के टारगेट के लिए, 5800 के सपोर्ट के लिए। और मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं कंजम्पशन की उड़ान वापस देखने को मिल रही है और इंडिको को लगभग 32-33 दिन हो गए इस ट्रेडिंग रेंज में काम करते हुए। और अब जब हल्का सा मार्केट का फ्लो मिलेगा तो इस काउंटर में एक नई रैली देखने को मिलेगी और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है मेरे हिसाब से। इस काउंटर ने लगातार 3 साल में एक बड़ी तेजी दिखाई है और इस साल में भी मार्केट की उठापटक के बावजूद लगभग 30% के रिटर्न अपने कब्जे में किए हुए। तो आई थिंक ये मोमेंटम इंटेक्ट रहना चाहिए। आई थिंक यहीं पे भी रह जाता है तो काउंटर 3 से 5% की रैली को नोक करता हुआ नजर आएगा। तो बिल्कुल 6050 तक के जो टारगेट दिए हुए वहां तक के लिए इंडिको की मोमेंटम को प्ले कर सकते हैं इमीडिएट बेसिस पे। बढ़िया शेयर इंटरग्लोब एविएशन 5,900 रुपए के ऊपर। चंदन जी इस पर बुलिश भी हैं और यहां से तेजी और बढ़ती हुई दिखाई देगी। 6,050 तक की टारगेट आप इसमें लेके चल सकते हैं। चंदन जी, इंटरग्लोब के साथ साथ एक बार जरा ना आप सीमेंस भी चेक करके बताइए। कैपिटल गुड्स वाले शेयरों में एक्शन तो है और सीमेंस में कल भी हमने तेजी देखी, आज भी तेजी है सीमेंस के शेयर में, लेकिन अपने रेंज से निकल नहीं पा रहा शेयर। दिक्कत ये है, सीमेंस को कैसे ट्रेड करें और आपको लगता है कि ये मोमेंटम सस्टेन कर पाएगा सीमेंस का? देखिए, कहीं ना कहीं कैपिटल गुड्स काउंटर में वापस एक बाइंग का रुझान देखने को मिल रहा है और मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि एलएनटी ने पिछले 10-12 दिनों में अच्छी खासी रिकवरी देखी है। इसलिए एलएनटी में भी मोमेंटम थोड़ा स्लो आता है बट एलएनटी जैसा काउंटर रिकवर हो रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि पूरे सेक्टर में वापस जान आई है। और अब हम सीमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे पिछले लगभग 10-12 दिनों में 2930 के आसपास, 2925 के आसपास एक बड़े सपोर्ट देखे मिले। वीकली चार्ट पे देखे तो एक फॉलिंग जो स्लोप था वो सरपास होते हुए नजर आया। हालांकि मोमेंटम थोड़ा स्लो है बट बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति बरकरार रखनी चाहिए। 3085 के सपोर्ट है। अब की बार मूवमेंट आता है तो 3220 3240 तक के टारगेट यहाँ पे काउंटर क्लोज करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, सीमेंट्स में जो है बाय ऑन डिप्स की राय आ रही है और कैपिटल गुड्स सेगमेंट पे देखे भी तो जो नए सेगमेंट्स हैं उनके एनुअल रिपोर्ट में गाइडेंस उतना भी ख़राब नहीं है और इंटरेस्ट रेट कट के सिनेरियो में इन स्पेस पे जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। अर्निंग्स इम्पैक्ट के ऑफकोर्स देखें, प्राज इंडस्ट्रीज़, एस्ट्रल, सब में जो है भारी गिरावट देखने मिल रही है। लेकिन एक खेमा है जो है न्यू एज टेक स्टॉक्स का, खासकर की कंजम्पशन को लेके। और थोड़ी देर पहले चंदन बता भी रहे थे कि फेस्टिव सीज़न जो है शुरुआत हो गई है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है कजारी तीज, इसके अलावा बहुला चतुर्थी, महासंगदा हरा चतुर्थी और हेराम्बा संकाष्टी भी है आज। और इम्पॉर्टेंट डेज इसलिए है क्योंकि कंजम्पशन में अच्छे पिकअप आ रही है। होनासा कंज्यूमर लीजिए, आप पेटीएम लीजिए, ब्लिंकिट, जेप्टो लीजिए, इस सारे स्पेस में, क्विक कॉमर्स स्पेस पे अच्छी न्यूज़ फ्लोज आ रही है। एक बार इटर्नल का चार्ट चेक लेना चाहूँगा मैं। और तेजस, इटर्नल जो न्यू एज टेक स्टॉक्स है, कल स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी भी आई थी। एक बार इटर्नल का चार्ट लेके आते हैं। थोड़ी सी सेलिंग ज़रूर आ रही है बट नेट पोजिशनली कैसा लग रहा है एटलीस्ट 3 से 4 महीने के बेसिस पे? देखिए, इटर्नल की बात करें तो क्लियरली ये स्टॉक आउट परफॉर्मर रहा है और रिसेंटली स्टॉक ने एक नया ऑल टाइम हाई भी बनाया था 314 के करीबन। उसके बाद स्टॉक एक करेक्शन मोड में चला गया था बट जो एक डेली चार्ट पे जो गैप डाउन गैप अप एरिया था वहां पे गैप फिल करके स्टॉक ने वापस स्ट्रेंथ दिखाई है पिछले 2-3 दिनों से। तो आज की जो मुनाफा वसूली हम देख रहे हैं, हल्की सी मुनाफा वसूली, उसमें खरीदारी करनी चाहिए। चार्ट स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। इसमें आप ट्रेडिंग के लिहाज से 295 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपर में लक्ष्य रहेगा 314 से 315 का पहला, और अगर ये लेवल सरपास होता है तो 330 तक के भी हम लक्ष्य देख सकते हैं इटर्नल में। सो बाय एंड डिप्स की रणनीति रखिए इटर्नल लिमिटेड में। बाय ऑन डिप्स की जो है राय आ रही है तेजस की तरफ से।
चंदन, डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स में जो है एनबीएफसीज में कुछ लग रहा है कि कहीं पे एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है, क्योंकि हमने पीएसयू बैंक्स पे बहुत डिस्कशन की है। रियल्टी सेगमेंट अभी भी थोड़ा सा वॉलेटाइल ज़रूर है, और एक्सपेक्ट करें कि लॉन्चेस आएंगे फेस्टिव सीज़न के, तो थोड़ी सी मोमेंटम आएगी इन स्टॉक्स में। अगर रेट कट आता है तो यहाँ पे ट्रांसमिशन का भी बेनिफिट आएगा। लेकिन एनबीएफसी स्पेस में कोई एक सेक्टर आपको अच्छा लग रहा है हाउसिंग फाइनेंस में या रिटेल में, जहाँ पे कुछ वैल्यू आ सकता है बाई पे? एनबीएफसीज में आपकी क्या राय रहेगी? बिल्कुल सरज जी, पहले तो आपको और सभी दर्शकों को भी तीज की शुभकामनाएं। तो आई थिंक फेस्टिव मूड है तो इन सब पे फोकस तो रहेगा, बट कंसर्न ये है कि ट्रम्प के टेंट्रम से थोड़े हम डरे हुए हैं। एफआईज है वो बिकवाली की जो कमान है उसको रोक नहीं रहे। आई थिंक वो 2-3 चीजें बहुत जरूरी है भारतीय बाजार में यदि नई रैली स्टार्ट करनी है। बट कहीं ना कहीं इंडेक्स नीचे के लेवल पे जो सपोर्ट कर रहा है उसके चलते सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग देखने को मिलेगी। एनबीएफसी की बात करूं उससे पहले मैं निफ्टी फाइनेंशियल्स की बात करूं तो निफ्टी फाइनेंशियल ऐसा सेक्टर है जो इस मार्केट में कंपैरेटिवली उतना गिरा नहीं है। और हालांकि देखिए काउंटर काफी सेलेक्टिव है जहां पे मूव बनना चाहिए, क्योंकि फॉलो थ्रू यहाँ पे ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं अपकमिंग जो आरबीआई पॉलिसी है वो ये मेजर की ट्रिगर रहेगा। बट फिर भी यदि आप 2-4 नाम की तरफ फोकस करें तो एक तो मैं फोकस करूंगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। ऐसा लग रहा है कि 17-18 दिनों का करेक्टिव मूव यहाँ पे अब कंप्लीट होना चाहिए। लगभग 645 से लेके नीचे में 570 तक के डिक्लाइन देखने को मिले, और अब जिस हिसाब से 4 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है लग रहा है कि अर्ली साइन ऑफ द बॉटम आउट अप्रोच मिल रहा है। हालांकि ट्रेंड अभी भी प्रेशर में उतना फॉलोअप नहीं आ रहा है, बट 580 निकलता है तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बॉटम बनना चाहिए 605 610 तक के टारगेट के लिए। फाइनेंशियल्स के दिग्गज काउंटर की बात करें तो बजाज फाइनेंस थोड़ा सा नर्वस है, 10 दिनों से वहां पे मोमेंटम नहीं है। आई थिंक बजाज फाइनेंस में मोमेंटम आना जरूरी है, तभी निफ्टी एक नए मोमेंटम को क्लाइम करेगा। तो एनबीएफसी काफी सिलेक्टिव है, फाइनेंशियल काफी सिलेक्टिव है, शायद उसी चलते हम पीएसयू पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बट आई थिंक नीचे के लेवल पे सपोर्ट विज बाइंग तो मोस्ट ऑफ द एनबीएफसी में बनना चाहिए। ऑलराइट चंदन जी, एलआईसी का स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? बिल्कुल, देखिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की हम यदि बात करें तो इस काउंटर को हमें सपोर्ट रखना चाहिए लगभग 560 के आसपास। हालांकि ये कंडीशनल ट्रेड रहेगा, 580 के ऊपर निकलता है तब कन्विक्शन रहेगा। बट फिर भी यदि किसी को लॉन्ग पोजीशन लेना है तो 560 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 599 तक के टारगेट के लिए। ओके तो चलिए ये एक टेक, लेकिन एक नज़र इंडिसेस और साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक चार्ट, साथ ही फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी होनी चाहिए। इस वक्त हम देख रहे हैं आईटी सेक्टर टॉप परफॉर्मिंग, इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल प्लेज, मेटल स्टॉक्स की चमक भी लगातार बढ़ती हुई। और आज सुबह बाजार खुलने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे, आपको बता रहे थे, संकेत दे रहे थे कि मेटल स्टॉक्स में हो सकता है कि अब यहाँ से रन अप जो है, शाइन जो है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। इंडिया विक्स भी डाउन ट्रेंड्स दिखा रहा है, इन इटसेल्फ अ रिलीफ। कल हमने देखा था एक स्पाइक अप था, वहाँ से इस वक्त डाउन ट्रेंड है। एनर्जी, पीएसयू बास्केट, एफएमसीजी, रियल एस्टेट, फार्मा, ये सारे सेक्टर्स हैं जो कि अच्छा खासा प्रदर्शन इस वक्त दिखा रहे हैं। लार्जर प्लेयर्स में वैसे तो बाजार की तस्वीर अच्छी खासी नजर आ रही है, निचले स्तरों से बढ़िया रिकवरी भी हम देख रहे हैं, लेकिन एल&टी, टीसीएस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस और इन्फोसिस, ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि फोकस रेडार पर है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ रिलायंस की एजीएम भी होने वाली है, उससे ठीक पहले रिलायंस का स्टॉक लगातार फोकस में है। और आईसीआईसीआई बैंक, हिंडाल्को, एचडीएफसी बैंक, ग्रासिम और आइशर मोटर्स जैसे काउंटर्स हैं जो कि इस वक्त बिकवाली झेल रहे हैं। लार्जर प्लेयर्स में अच्छा एक्शन है, लेकिन एक नज़र निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी वाले स्टॉक्स पर भी डाल लेते हैं और वहाँ देखते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में सबसे आगे इन्फोएज का स्टॉक है, इंडियन होटल्स है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स हैं, जीमेंस हैं, जहां पर अच्छी खासी मजबूती के साथ कामकाज देखने को मिला है। छोटे मेजॉरिटी स्टॉक्स की लिस्ट पर भी नजर डालते हैं और इस लिस्ट में ऑन दी फेस ऑफ इट इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां कल भी चल रही थी और आज के सत्र में भी अच्छा खासा एक्शन दिखा रही है। आईजीएल, एमजीएल के चार्ट से एक बार देख लेते हैं। आईजीएल में करीब 1.5% की तेजी, एट डे हाई ये स्टॉक ट्रेंड करता हुआ। तेजस जी, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, और महानगर गैस लिमिटेड में भी हम देख रहे हैं करीब आधे से 1% तक की तेजी है। मानसी जी, आईजीएल की हम बात करें तो स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखी थी और काफी 6-7 दिनों से अगर देखेंगे तो स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है।
बट जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है उसके कंसिस्टेंटली नीचे ट्रेड कर रहा है। 209 से लेके 211 के बीच में एक अहम रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये लेवल सरपास नहीं होता है कोई बड़ी रैली की उम्मीद नहीं जताई जा सकती है। सो मेरे हिसाब से अभी वेट करना चाहिए। अगर 209 211 का लेवल अगर सरपास होता है तो ही स्टॉक में बाइंग की जा सकती है। और एमजीएल की बात करें तो ये स्टॉक भी एक अंडर परफॉर्मर रहा है रिसेंट टाइम्स में। ये स्टॉक में जो मेजर हर्डल है वो करीबन 1390 से लेके 1400 के करीबन है। जब तक ये लेवल सरपास नहीं होता है मुझे लग रहा है यहाँ से कोई पुल बैक रैली आती है तो उसमें से एग्जिट करना चाहिए। रैली में एग्जिट करने की राय इस वक्त बनती हुई। चंदन जी, एक टेक गॉडफ्रे फिलिप्स पर भी जानना चाहेंगे आपसे। लास्ट वीक इटसेल्फ हमने देखा था, नतीजे आए थे, नतीजों के बाद स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। उसके बाद ये स्टॉक आज टैंक डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, क्या राय होगी? बिल्कुल, देखिए बाजार में रिकवरी है और कंजम्पशन थीम फोकस कर रहा है। बट गॉडफ्रे फिलिप की आप यदि बात करते हो तो ये काउंटर थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों से हल्का सा एक डल मुंह दिखा रहा है। हालांकि उससे पहले लास्ट वीक में एक बड़ी तेजी बनी थी, बट वो तेजी का प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल पे देखने को मिला है। तो आई थिंक थोड़ा सा कंसोलिडेशन लगेगा। नीचे में 9500 मेजर सपोर्ट का काम करेगा। आई थिंक कोई भी डिक्लाइन आता है तो 9500 को सपोर्ट बना सकते हो नई रैली को प्ले करने के। रैली के लिए 9500 का करें इंतजार, वहां पर एडअप करने की राय इस वक्त हमें मिलती हुई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मिड कैप आईटी प्लेस में अच्छा खासा एक्शन हम देख रहे हैं। परसिस्टेंट, कोफर्ज, एम्फैसिस जैसे स्टॉक्स हैं जो कि तेजी दिखा रहे हैं। और स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स को अगर देखेंगे, यहाँ पर भी कुछ चुनिंदा प्लेयर्स हैं जहाँ पर मजबूती है। ऑटो बिक्री की चाल, ऑटो सेक्टर की रफ्तार हमने देखी है तेजस जी, लेकिन ऑटो एंसलरी पर भी एक डिस्कशन होना ज़रूर चाहिए। और एंसलरी में टायर, बैटरी और इनफैक्ट पीसीबीएल जैसे स्टॉक्स जो कि कार्बन ब्लैक बनाने का काम करता है। आई थिंक वन सच कंपनी जो कि टायर्स के लिए कार्बन ब्लैक बनाती है, सो एंसलरी की भी एंसलरी हो जाती है। पीसीबीएल के चार्ट्स में आज मजबूती है। स्मॉल कैप प्लेयर्स में वन ऑफ द स्टॉक जो अच्छी मजबूती दिखा रहा है। ऑटो एंसलरी में कोई पर्टिकुलर स्टॉक भी अगर आपके फोकस रेडार पर है उस पर राय दीजिए, इस पर भी अपना टेक बताएं। देखिए पीसीबीएल की हम बात करें तो स्टॉक में एक लगातार गिरावट हुई है। लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है। कल के सत्र में स्टॉक ने एक डॉजी फॉर्मेशन फॉर्म किया है डेली चार्ट पे। उसके चलते स्टॉक में थोड़ी इनडिसिसिवनेस है। बट मुझे लग रहा है जो तकनीकी रूप से अगर देखेंगे तो चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। यहाँ से कोई पुल बैक रैली आती है 390 से लेके 395 के करीबन, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है। ठीक है, फिलिप्स कार्बन ब्लैक चार्ट स्ट्रक्चर वीक है। स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में आप देखेंगे हम जो रिजल्ट का एक्शन है पूरा आपको हम बता रहे हैं कि नतीजों के बाद शेयर में किस तरह का एक्शन है। प्राज इंडस्ट्रीज मुनाफा 94% गिरा, शेयर में करीब 6-7% की गिरावट। इसके अलावा देखेंगे एस्ट्रल, आज हमने बताया था कि नंबर इसके वीक हैं। एस्ट्रल में भी करीब 6-7% की गिरावट आई है क्योंकि इसके भी जो नतीजे आए हैं काफ़ी डिसअपॉइंटिंग आए हैं। मुनाफे में करीब 32% की गिरावट आई है एस्ट्रल में। तो ये दो आज के मेजर एक्सीडेंट है। हालांकि बाजार में आप देखिए लोअर लेवल से रिकवरी अच्छी आ रही है और रिकवरी के पीछे आप क्रेडिट दे सकते हैं आईटी को, रिलायंस को और कैपिटल गुड्स में एलएनटी को। निफ्टी करीब 70 अंकों पर है। निफ्टी बैंक की जो अब गिरावट है सिर्फ 50 अंकों के आसपास की रह गई है, यानी कि लोअर लेवल से करीब 230 अंकों की सॉलिड रिकवरी निफ्टी बैंक में हमने देखी है। और एडवांस डिक्लाइन का रेशियो आज काफी अच्छा है। 830 शेयर गिरने वाले हैं तो उससे डबल 1600 से ज्यादा शेयर आज आपको मजबूती के साथ कारोबार करते दिखाई देंगे। और एक और अच्छी चीज ये हुई है कि इंडिया विक्स हमने देखा था कि एक महीने के ऊपरी स्तर पर चला गया था, लेकिन थोड़ी सी नरमी है। हालांकि ज्यादा उसको लेकर चिंता नहीं है, 12 के आसपास का इंडिया विक्स है, लेकिन थोड़ी नरमी आई है तो बाजार को सपोर्ट करने का उसने काम जरूर किया है। चंदन जी, एक सवाल सबके मन में उठ रहा होगा कि आईटी में जो फिलहाल थोड़ी मोड़ी जो तेजी आ रही है, क्या इस पर बाइंग की कोशिश करनी चाहिए या फिर जो लोग थोड़े से ऊपरी भाव पर फंसे हैं अपनी पोजीशन को हल्का करने की प्रयास करें इस रिकवरी में? आपकी सलाह क्या होगी सर? देखिए आईटी इतना स्ट्रोंग नहीं है। आईटी कंपैरेटिवली पिछले कुछ सप्ताह की बात करें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम के स्ट्रक्चर बने थे। लगभग हम पिछले 5 वीक और लगभग 30 डेज की बात करें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर ही बन रहा था। पिछले 3-4 दिनों में यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी हुई है।
तो यदि दूसरे आईटी नेम में यदि पोजीशन है तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि एक बार कोई भी रिकवरी आती है तो निकलने की सलाह रहेगी। बट परसिस्टेंट सिस्टम ऐसा काउंटर है जहां पे शायद थोड़ी सी रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले, क्योंकि पिछले लगभग 13-14 दिनों से ये काउंटर 5200 नहीं निकाल रहा था और आज 5200 निकालने के लिए एक बार के लिए स्विंग बनना चाहिए। यहाँ पे हमारे 5400 तक के टारगेट है। तो आई थिंक सिलेक्टिव आईटी काउंटर पे ध्यान रखें और साथ में ये भी ध्यान रखें आपके ऊपर के लेवल पे कोई पोजीशन फंसी है तो रिकवरी आए तो हल्का रहे। कहीं ना कहीं पॉजिटिव टू रेंज बाउंड का सेटअप हमें निफ्टी आईटी और सिलेक्टिव आईटी काउंटर में लग रहा है। ठीक है, परसिस्टेंट छोड़ दें तो आईटी वीक लग रहा है। हालांकि निफ्टी आईटी आपको दिखेगा 1.25% ऊपर और ये बाजार को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं टैरिफ को लेकर, भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर जो अनिश्चितता है, हो सकता है थोड़ा परेशान ये करे। जब तक सस्टेनेबल मूव ना आ जाए 3, 4, 5 सत्र की, तब तक हम कह नहीं सकते कि आईटी को लेकर तनाव खत्म हो गया है। एक और शेयर पर आपसे चंदन जी व्यू चाहिए। आईटी तो नहीं है नाम में, लेकिन टेक जरूर है। डिक्सन टेक की हम बात कर रहे हैं। 17,000 के लेवल से ये शेयर गिरा, जब अब तो 16,000 के नीचे है। जो भी छोटे मोटे बाउंस आ रहे हैं इक्का दुक्का सत्र के ना, वो सस्टेन बिल्कुल नहीं हो रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि शेयर ही नीचे जा रहा है। डिक्सन टेक आज भी वीक है 1.5%। डिक्सन टेक में क्या करना चाहिए चंदन जी? क्या आप इस सीरीज के लिए शॉर्ट करें, पैसे बन जाएंगे? देखिए, डिक्सन ने पिछले वीक गिरावट देखी थी और उससे पहले काफी अच्छी रिकवरी इस काउंटर में बनी थी। मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद स्टॉक टूटा और फिर वहां पे रिकवरी आई थी और लगभग रिकवरी में 13,300 से लेकर 17,150 तक का स्विंग देखने को मिला। बट अभी पिछले लगभग 6-7 दिन की बात करें, पूरे मार्केट में करेक्टिव मूव के साथ में आईटी भी गिरा और डिक्सन भी गिरावट दिखता और नजर आया। हालांकि स्ट्रक्चर वीक है बट मौजूदा लेवल पे बिकवाली करना टफ है क्योंकि ऑलरेडी एक करेक्टिव मूव आ चुका है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिकवरी आने तो उसके बाद में पोजीशन बनानी चाहिए या फिर वेट एंड वॉच का मूड रखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर के लेवल से हम करेक्टिव मूव देख सकते हैं। एज ऑफ नाउ मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं 15,300 से लेके 16,400 ये ट्रेडिंग में डिक्सन में फिलहाल बनेगा। ये बिल्कुल डिक्सन टेक पे अहम राय जो है चंदन के आते हुए। लेकिन चलिए, अपोलो हॉस्पिटल्स के आज नतीजे आने वाले हैं। कैसे रहेंगे अनुमान, किस फैक्टर्स पे रहेगी नज़र, सारी डिटेल्स हमें सृष्टि बताएंगी। तो अपोलो हॉस्पिटल्स के नतीजों की बात करें तो इस बार अच्छे नतीजे ही आने की उम्मीद है, क्योंकि हॉस्पिटल्स ले लीजिए या फिर फार्मेसी बिजनेस, ये दो बड़े सेगमेंट कंट्रीब्यूटर्स से ही हम जो है डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि ये जो पूरा क्वार्टर है वो थोड़ा सा सीजनली वीक क्वार्टर माना जाता है बारिश के सीजन के चलते, बट साथ ही साथ जो आरपॉब है उसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि नतीजे भी अच्छे ही आने की उम्मीद है। अगर हम आय के फ्रंट पे बात करें तो यहाँ पर साल दर साल 13% ग्रोथ की हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। साथ ही EBITDA में 19% साल दर साल बढ़त की उम्मीद है। ये नंबर करीब 803 करोड़ पे आना चाहिए और मार्जिन्स भी कहीं ना कहीं स्थिर रहने की उम्मीद लगा रहे हैं। 14% हमारी उम्मीद है। आखिरी में मुनाफे के फिगर पे यहाँ पर करीब 29% की ग्रोथ हो सकती है। 390 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आना चाहिए। पर जी हाँ, नंबर के अलावा आगे की मैनेजमेंट की कमेंट्री, जहाँ पर वो फार्मेसी बिजनेस के लिए किस तरीके से मार्जिन्स पैन आउट होते हुए देख रहे हैं, खासतौर से ऑनलाइन फार्मेसी में, साथ ही साथ बाकी अन्य वर्टिकल्स पर क्या है उनका ग्रोथ आउटलुक, ये सभी जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा अपोलो हॉस्पिटल से। धन्यवाद सृष्टि, आपने जो है अहम प्रीव्यू बता दी कि क्या पॉइंटर्स जो है रखने चाहिए अपने जहन में। हाँ, लेकिन चंदन, अपोलो हॉस्पिटल्स पे आपकी राय लेना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए तो पोजिशनली जो है थोड़ी सी करेक्शन आई थी शुरुआती स्तर पे, लेकिन अब देखिए वापस हरे निशान में कंपनी आ चुकी है। किस तरह देख रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल्स के लेवल्स को? बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों से हेल्थ केयर रिलेटेड कंपनीज पे पॉजिटिव व्यू देखने को मिल रहा है। अपोलो की बात करें उससे पहले आप यदि फोर्टिस जैसे काउंटर के प्राइस बिहेवियर देखें तो काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बन रहा है। लगातार पिछले कुछ वीक से हाई टॉप हाई बॉटम की सीक्वेंस है। इनफैक्ट मैक्स हेल्थ में भी काफी अच्छा प्राइस पैटर्न और ब्रेकआउट का कैंडिडेट काउंटर बन रहा है। इवन मेट्रोपोलिस में भी एक पॉजिटिव सेटअप है, हल्का सा फॉलोअप चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल या हेल्थ केयर नेम में काफी अच्छा सेटअप बन रहा है। अब हम अपोलो हॉस्पिटल की बात करें, कल के दिन काफी शानदार रिकवरी देखी थी। उससे पहले करेक्टिव मूव आया था, तो 7,540 से लगभग 7,020 तक का करेक्शन के बाद अब वापस एक बॉटम आउट अप्रोच बन रहा है। और वैसे भी इस सेक्टर में स्ट्रेंथ है, इसके लिए नीचे के लेवल से अपोलो हॉस्पिटल में रिकवरी आनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 7,130 के सपोर्ट से अब की बार 7,500 तक के टारगेट अपोलो हॉस्पिटल में बनने चाहिए। यहाँ पे जो है अपोलो हॉस्पिटल्स पे नज़र ज़रूर रहेगी।
चंदन, शिपिंग इंडस्ट्री को लेके जो है अहम बिल पास हुई है कल, और देख रहे हैं कि आज शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक लगभग 2% ऊपर है, 205-6 लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ज़रा देखें इसकी टेक्निकली चार्ट सेटअप कैसा लग रहा है। यहाँ पे और अप मूव देखने मिल सकता है, या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी जो है फेवरेबल ज़्यादा नहीं, क्योंकि 3 महीने में स्टॉक 19% चढ़ा हुआ है, लेकिन पिछले 1 महीने से थोड़ी गिरावट आई है और एक रेंज में फंसा है। तो यहाँ से लगता है कि एक नया ट्रैजेक्टरी शुरू हो सकता है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। देखिए शरद जी, शिपिंग और सेलेक्टिव डिफेंस काउंटर की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा वीक था, बट सही मायने में देखें तो निफ्टी कहीं ना कहीं एक बड़े रिवर्सल की तैयारी कर रहा है, तो इवन बीटन डाउन नेम भी यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात करें तो यहाँ पे करेक्टिव मूव बना है, 242 से लेके 200 तक का डिक्लाइन देखने को मिला है। 200 एक बड़ा सपोर्ट है मेरे हिसाब से, 200 के सपोर्ट से आपको 218 220 तक की रिकवरी शिपिंग में बननी चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काउंटर में फेवरेबल है रिसेंट के डिक्लाइन और अब बॉटम आउट अप्रोच के बाद। एब्सोल्युटली, शिपिंग स्टॉक्स पर नज़र है भी, और इन स्टॉक का जिक्र बाजार खुलने से पहले भी हमने किया था। शिपिंग बिल पास होने के चलते स्टॉक्स फोकस रेडार पर 2% की तेजी। जेंजार टेक्नोलॉजीज पर चंदन एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। 2.25% की तेजी है, अगर डिप मिले तो क्या एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए? ये स्टॉक आपके फोकस रेडार पर है? बिल्कुल जेंसार फोकस में है, और मानसी जी हमने यहाँ पे परसिस्टेंट सिस्टम की भी बात की है कि वहां पे रिकवरी, और सही मायने में देखें तो पूरे बाजार में कंजम्पशन में और बीटन डाउन आईटी में भी रिकवरी यहाँ पे बनी है। जेंसार टेक की आप बात करें तो 770 को मल्टीपल बेस बना है इस काउंटर ने पिछले 11 दिनों में, 3-4 बार वो लेवल टेस्ट हुआ और अब ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव बायस रहेगा। 790 के सपोर्ट से एक बार के लिए 825-830 तक के स्विंग इस काउंटर में बनने चाहिए। तो ये एक टेक जेंजार टेक्नोलॉजीज पर फिलहाल मिलता हुआ पूरा का पूरा बास्केट ही है आईटी मिड कैप आईटी प्लेयर्स का, जो कि अच्छा एक्शन और ट्रैक्शन आज के सत्र में दिखा रहा है। बाजार की शुरुआत से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे ट्रेंड जो है काफ़ी मजबूत है। शुरुआत हमने 24,563 पर की थी, अभी हम 24,674 पर खड़े हुए हैं। निचले स्तरों से काफ़ी अच्छा एक्शन, बाजार में शानदार रिकवरी का मूड इस वक्त। ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स की रिकवरी निफ्टी पर तो नज़र आ ही रही है। इसके अलावा बैंक निफ्टी अगर देखेंगे वहाँ पर हम देख रहे हैं थोड़े से डिक्लाइंस हैं, थकान महसूस कर रहा है बैंक निफ्टी। 55,500 के स्तर ही थे नीचे की तरफ, उन्हीं स्तर के इर्द गिर्द इस वक्त बैंक निफ्टी में कामकाज पाएंगे आप। सेंसेक्स हालांकि निचले स्तरों से ऑलमोस्ट 450 अंकों की मजबूती दिखा चुका है, और ब्रॉडर मार्केट्स में छोटे मझौले शेयर्स मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी मजबूती। सेंसेक्स में तो निचले स्तरों से 500 अंकों की रिकवरी इस वक्त देखी जा चुकी है। ऐसे में छोटे मझौले स्टॉक्स भी हैं, निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी वाले स्टॉक्स भी हैं। और चंदन, एक राय आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इन स्तरों पर जहाँ बाजार में इंडेक्स वाइज इतनी उठापटक हम देख रहे हैं, आज के सत्र में तो देखिए चलिए 24,675 तक पहुंच चुका है निफ्टी, दिन के उच्चतम स्तर पर हैं, लेकिन अगर डिप्स मिल जाएं, अभी ETF की भी आप बात कर रहे थे, क्या इंडिसेस में भी एंट्री अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए? बिल्कुल मानसी जी, ढूंढनी चाहिए, और मैं आपको बताऊंगा कल के बाजार के जो बॉटम हुए थे उसमें काफी कन्विक्शन है, और इनफैक्ट मैं इतना कन्विक्शन मेरे को सेटअप में दिखने को मिल रहा था कि मैंने एक चार्ट स्टडी करके सोशल मीडिया में एक पोस्ट भी बनाई है इंस्टा में कि मार्केट 24,750 आएगा, और वो आ गया तो मार्केट में शॉर्ट टर्म का रिवर्सल आएगा। इसलिए आप देख रहे हो सुबह से इवन मार्केट नेगेटिव खेला, फिर भी मैं बार बार 24,750 तक के लेवल्स की बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पे मेरे हिसाब से फोकस करना चाहिए। देखिए याद रखिए, बाजार में कुछ कंसर्न थे इसलिए बाजार करेक्ट हुआ है, और इतना भी कोई नेगेटिव कंसर्न नहीं था कि बाजार में 1200-1300 पॉइंट की रिकवरी हुई। मेरे हिसाब से SIP फ्लो कंटिन्यूसली इंटेक्ट है। क्वार्टर लर्निंग थोड़ी सी मिक्स हुई है, उसके चलते कुछ सेक्टर परफॉर्म किए हैं, कुछ नहीं किए, बट SIP फ्लो कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहा है। डीमेट अकाउंट के नंबर 19.5-20 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से कंजम्पशन थीम और फेस्टिविटी पूरा मोमेंट मार्केट को मोमेंटम देगा। तो बिल्कुल इंडाइसिस पे फोकस करना चाहिए, जैसा कि हमने यहाँ पे PSU बैंक्स के ETF की बात की। सिमिलरली इंडेक्स में भी मेरा मानना है कि रिसेंट के जो बॉटम बने उससे कहीं ना कहीं 24,750 और 25,000 तक के रैली के लिए ध्यान रखना चाहिए। PSU इंडेक्स के अलावा मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं कैपिटल गुड्स रिलेटेड इंडेक्स पर भी फोकस करना चाहिए, विद द व्यू की शॉर्ट टर्म बॉटम बने और 8-10% की रिकवरी वहां पे बनेगी। एब्सोल्युटली।